जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पर। इस समय हम चल रहे हैं अपनी उस जर्नी पर जो रॉकेट रिवीजन है हमारा 12th क्लास मैथ्स का। और 12th मैथ्स के रॉकेट रिवीजन में हम बेसिकली जो है प्रोबेबिलिटी हम छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। 10th में भी हमने किया है, 11th में भी किया है। हमारे टाइम पर तो 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता था, तो 12th में आते आते प्रोबेबिलिटी का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता था। और प्रोबेबिलिटी में कई कॉन्सेप्ट्स थे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी थे, जो कि एक्चुअली हमारे अब बड़ी ग्रेजुएशन की क्लास में चले गए हैं। और अब लेकिन अब प्रोबेबिलिटी बहुत कट शॉर्ट कर दिया, बहुत कम सिलेबस है, लेकिन कम सिलेबस में से भी क्वेश्चन सीबीएसई काफी अजीब से बनाता है। तो इसीलिए अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है अच्छी तरह से, तो आप प्रोबेबिलिटी के ऊपर कमांड नहीं कर सकते। ज्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे और हम डेफिनेशंस के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन फॉर्मुलाज का एक बार ओवरव्यू जरूर करेंगे। मेरी प्री रिक्वेस्ट यही है कि आप साथ में रजिस्टर और पेन लेकर के बैठे, और हो सके तो आप एनसीईआरटी खोल के बैठे, जिसमें कि आपके फॉर्मुलाज आपके सामने हो। नहीं तो हम फॉर्मुलाज आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार आगे पीछे आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप अपने फॉर्मुलाज अपने साथ रख करके काम करें। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी क्वांटिफाइज अनसर्टेनिटी एंड इज वाइडली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स, साइंस एंड डिसीजन मेकिंग। ये अलग अलग जगहों पे यूज होता है। जब हम फ्रेश चैप्टर करा रहे होते हैं तब तो हम ये डिटेल भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज होता है। फिलहाल आपको इन चक्करों में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट चैप्टर पे आना है, रॉकेट रिवीजन है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करना है, टाइम कम है हमारे पास। डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए डिनोटेड बाय पी ए इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, पी ए 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर 0 आ जाती है प्रोबेबिलिटी, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होती है, और एग्जैक्टली 1 आ जाए तो श्योर या सर्टेन इवेंट होती है। और 0 और 1 के बीच में होती है तो वो हमारी रियल इवेंट्स होती है, जो कि एक्चुअल में होती है, हमारी पॉसिबल होती है। की टर्म्स है आपका एक्सपेरिमेंट। जो भी हम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है, बल्कि वो मैथमेटिकली डिनोट होता हो तो एक्सपेरिमेंट है। बारिश होगी या नहीं होगी ये मैथमेटिकली डिनोट नहीं हो सकता, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो इवेंट है खाली। और एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? हमने एक कार्ड निकाला है, एक 52 कार्ड में से 52 कार्ड्स में से हमने हेड या टेल किया है, कॉइन पे डाई फेंक किया है, या हमने बॉल्स भरी हुई है बैग्स के अंदर, उनमें से एक बॉल निकाली है हमने। ये हमारे जो है वो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, क्योंकि इनमें हम इनको मैथमेटिकली गिन सकते हैं। और उसके बाद है आउटकम। आउटकम होती है पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि उसका रिजल्ट क्या हुआ। आपने कॉइन उछाला, हेड आया या टेल आया, ये उसकी आउटकम है। सैंपल स्पेस है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स है। जैसे एक कॉइन पे कितनी पॉसिबल आउटकम्स है? दो है, सिर्फ हेड और टेल। अगर आप दो कॉइन्स उछाल रहे हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को आता है, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आगे क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी। सैंपल स्पेस अगर हो सके तो आप जरूर बना लीजिए। इसके बाद है इवेंट। इवेंट होता है ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, किसी सैंपल स्पेस का एक पार्ट। जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ, तो हेड आना जो है वो सिर्फ खाली हमारा सबसेट है उसका, जो कि हमारा क्या इवेंट कहलाएगा। सिंपल इवेंट्स ऐसी होती है जिनमें हम सिंगल आउटकम की बात करते हैं, सिर्फ हेड की बात करेंगे कि हेड आया। लेकिन जब दो की बात करते हैं हम, मान लो कि हमने पेयर ऑफ डाइस फेंका है, एक पे हमारा ऑड नंबर आए, दूसरे पे इवन नंबर आए, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड इवेंट, जहां हम एक से ज्यादा इवेंट्स को एक साथ काउंट करके चल रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है कैन नॉट ऑकर टुगेदर, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो जीरो रहेगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैंने एक डाई फेंकी है, डाई के ऊपर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अगर ऑड नंबर लेंगे तो क्या होगा? 1, 3 और 5, और इवन नंबर लेंगे तो क्या होगा? 2, 4 और 6 होगा। तो ऑड नंबर और इवन नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन मींस इनके बीच में कॉमन है ही नहीं कुछ। इसलिए दोनों के दोनों ऑड नंबर आना और इवन नंबर आना क्या हो जाएंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगी। इनको हम पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। इसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जितनी भी इवेंट्स आपने ली, अब मान लो आपने ऑड इवेंट्स और इवन नंबर की और ऑड नंबर की इवेंट्स को ज्वाइन कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर 1, 3, 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, आपने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ये हो गया सैंपल स्पेस फॉर वन डाई। एक डाई को उछालने में आपकी 6 इवेंट्स बनती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑड नंबर 1, 3, 5, इवन नंबर 2, 4, 6, दोनों को कंबाइन किया तो क्या बन गया? पूरा सैंपल स्पेस बन गया। ऐसी इवेंट्स जिनमें जिनको ऐड करने से हमारा पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है, उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती हैं जब एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो हमें, तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कर देते हैं। इसको हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट लिख देते हैं कभी कभी, और कभी कभी हम लिखते हैं ए डैश
a dash which is equals to 1 minus probability of a. So probability of a plus probability of a dash 1 होता है. किसी इवेंट के ना होने की probability और होने की probability 1 होती है. कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस में probability निकालनी होती है होने की, लेकिन अगर हम होने के सभी केसेस निकालेंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो हम उसके अपोजिट, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लेते हैं और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और 1 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल क्या होगा, हमेशा 1 होगा. तो 1 में से माइनस कर देते हैं. ऐसा क्वेश्चन में जब आएगा तो आपको बीच में जरूर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन हमारा कहां यूज हो रहा है. नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलाज. पहले फॉर इक्वली लाइकली आउटकम्स. जब जितने भी आपके होंगे ना इक्वली लाइकली होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इक्वली लाइकली आएंगे. जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तब इक्वली लाइकली नहीं होते हैं. जैसा कि मान लो अगर आपने एक कॉइन लिया है और वो कॉइन जो है अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड है. अनबायस्ड का मतलब होता है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बायस्ड होता है इसमें गड़बड़ है. तो उसमें आपको गिवन होगा पर्टिकुलरली कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दी नहीं होगी आपको. तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/4 3/4. यहां पर दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर नहीं आ रही है, अलग अलग आ रही है. हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, लेकिन दूसरी साइड से हमने सिक्के को भारी कर दिया जिसकी वजह से वो 3/4 दे रहा है टेल. तो हम इसको इक्वली लाइकली नहीं कह सकते उस समय. हाँ, लेकिन अगर सिंपल कॉइन है जो हमारे पास होते हैं यूजुअल कॉइन, उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, तो इनको हम कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स. एग्जांपल रोलिंग ए डाई. रोलिंग ए डाई में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इवन नंबर कोई भी आ सकता है, ऑड नंबर कोई भी आ सकता है. तो ये हमारा इक्वली लाइकली कंडीशन हो जाती है. इसके बाद है एडिशन थ्योरम. एडिशन थ्योरम है पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला हम बहुत टाइम तक यूज करते रहे, हमने इसको सेट्स में भी यूज किया था. आपको वेन डायग्राम भी पता होने चाहिए कि कैसे काम करते हैं. वेन डायग्राम इस तरह से काम करता है हमारा. ये हमारा ये जो हम दिखाते हैं यूनिवर्सल सेट, ये हमारा एक्चुअल में सैंपल स्पेस होता है एस. इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस. और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1. ये याद रखना कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसके अंदर वो 1 होता है. ये हमारा जो है वो हमारा, इसको हम ए कह सकते हैं, इसको हम बी कह सकते हैं. ये ए है और ये बी है, ये ए और बी है. और जो इन दोनों के बीच में कॉमन है ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये ए इंटरसेक्शन बी है. दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. ये ए है, ये बी है, और जो कॉमन है वो पी ए इंटरसेक्शन बी है. और ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज ऑल दिस. मैं अलग डिफरेंट कलर से इसको कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर रहे. हम इसको कर रहे हैं पी ए यूनियन बी. ये सारा पी ए यूनियन बी है. ये जो है हमारा, ये जो मैंने इस तरह से किया ब्लू से, ब्लू वाला आपका क्या है, पी ए यूनियन बी. ये आपका ए यूनियन बी है. और इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालोगे, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे. बहुत से बच्चे 12th क्लास में भी आके कंफ्यूज रहते हैं कि सर यूनियन कब लगना है और इंटरसेक्शन कब लगना है. 2-3 वर्ड्स हैं, ट्रिक वर्ड्स हैं, जिनको आपको याद करना है. उससे आप कभी भी ये लगा सकते हो. यूनियन का मतलब होता है और, प्लस, एड. और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, बोथ, एंड. आप ये लगा सकते हो. और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई. ये वर्ड्स जो आप इसमें लगा सकते हो. इंटरसेक्शन के लिए ये वर्ड्स दिखाई देंगे आपको, और यूनियन के लिए आपको ये वर्ड्स दिखाई देंगे. ऑल भी आ जाता है एक वर्ड यूनियन के लिए. तो यूनियन, आपको ये वर्ड्स अगर दिखते हैं, जो भी वर्ड दिख जाए, ट्रिक्स है सीधा डायरेक्ट याद करने की कि आपको अगर ये वर्ड दिखते हैं तो यूनियन है, ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो इंटरसेक्शन है. इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो अंडरस्टूड है उनका ए इंटरसेक्शन, उनका ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका 0 हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन इवेंट्स के बीच में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई देगा. दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, ए अलग दिखाई देगा और बी अलग दिखाई देगा. कुछ भी कॉमन नहीं है, जैसे यहां पर कॉमन था. तो इसलिए हमारा ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. आई होप कि आपको यहां तक तो ये सब आते हैं क्वेश्चंस. इसके बाद आपको नीचे एक एग्जांपल दिया और ड्राइंग अ सैंपल स्पेड और ए किंग फ्रॉम ए डेक. और स्पेड यूनियन किंग निकालना है आपको. स्पेड और किंग का यूनियन निकालना है. स्पेड क्या होते हैं, स्पेड, ड्राइंग ए स्पेड और ए किंग फ्रॉम ए डेक. हम यहां पर स्पेड और किंग दिया हुआ है हमें. स्पेड और किंग अगर हम लेंगे तो स्पेड कितने होते हैं हमारे पास, स्पेड हमारे पास होते हैं 13. और किंग कितने होते हैं हमारे पास, किंग हमारे पास होते हैं 4. लेकिन उनमें से एक किंग ऐसा भी होता है जो स्पेड होता है,
एक जो है उनका कॉमन भी होता है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं ए तो हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, एक ऐसा भी कार्ड है जो स्पेड भी है और किंग भी है। तो हम अगर मेरे को ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो ए यूनियन बी की मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, कलर चेंज कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, 1/52, ये आ जाएगा मेरे पास 16/52। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 16/52। वैसे हम यहां से भी कर सकते थे 13 + 4 17 - 1 कितना रह जाएगा 16। अब इसको 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/13। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, ये हम 11th में भी कर लेते हैं, लेकिन 12th में आकर के बच्चे कई बार 11th में ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो 12th में आकर हम इसको ढंग से करते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि जब एक प्रोबेबिलिटी हो गई है और उसके बाद दूसरी हो रही है। कंडीशनल तब लगाई जा सकती है जब पहले के होने ना होने का दूसरे के होने ना होने पे फर्क पड़ रहा हो, तो हम कहते हैं कि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे अप्लाई करते हैं कि आप उसको क्या करेंगे कि आप ए और बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुकी है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर रखेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को नीचे रखेंगे। और अगर आपको बी बाय ए करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि ए हो चुकी है, ऊपर तो यही आएगा ए इंटरसेक्शन बी ऊपर आएगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यानी यहां जो बाद में दिया हुआ है, अगर बी दिया हुआ तो नीचे बी आएगा, ए दिया हुआ तो ए आएगा, लेकिन ऊपर ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, ऊपर हमेशा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। और इसका क्वेश्चन आपका पक्का 101% आना ही आना है, चाहे भले ही वो 1 मार्कर में आए, लेकिन पक्का आएगा इसका क्वेश्चन, ये श्योर है। गिवन एन इवन नंबर ऑन ए डाई रोल P4 जबकि इवन नंबर आ चुका है, हमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि इवन नंबर आ चुका है। तो हम पहले ए और बी लिख लेते हैं, हमारे पास इवन नंबर और एक 4 आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी, इवन कितने होते हैं 3/6, 1/2 हो गया। और 4 आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। और कॉमन क्या है, इवन नंबर और 4 में 4 ही कॉमन है, तो इसका अंदर इन दोनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड 4, दिस इज 1/6 अगेन, दोनों का कॉमन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जबकि इवन नंबर आ चुका है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड इवन ऊपर रखेंगे और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर रखेंगे, नीचे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 एंड इवन, 4 एंड इवन क्या था, 4 एंड इवन था 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर था 1/2, जबकि इवन नंबर तो आ ही चुका है। इवन नंबर यानी कि हमारे पास 2, 4, 6 में से कोई एक चीज आई है और हमें 4 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 1/3, 2 3 या 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और ये हमारा आ जाएगा 1/3। अब इसमें एक और हमारे पास कंडीशन है कि अगर ये 1/3 आ गया, हम कई बार बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि 1 मार्कर में हो तो आप डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करोगे, आपके पास आया इवन नंबर ऑन ए डाई, डाई पे इवन नंबर आ गया। इवन नंबर क्या है आपके, इवन नंबर है आपके 2 4 6, इवन नंबर है आपके 2 4 6, और इसमें से 4 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। टोटल कितने हैं 3 नंबर, उनमें से 4 कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो क्या होगा 1/3, 1/3 सीधा भी आ सकता है 1/3 आंसर, अगर आप ध्यान से सोचे तो। लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आ रहा, टिक मार्किंग नहीं है और आपको करके दिखाना है, तो आप बिना फॉर्मूले के नहीं कर सकते। फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। बी केयरफुल अबाउट दिस। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं। नॉर्मली हम इसके लिए करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि ए हो चुकी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि बी हो चुकी है। हम दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ए और बी हमारे पास हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि ए हो चुकी है।
या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से करते हैं, जबकि बी हो चुके हैं, इसको हम सिंपली पी ए इंटू पी बी भी लिख देते हैं, इसको हम सिंपली पी ए इंटू पी बी भी लिख देते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये हमारी इवेंट्स जो कहलाती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ऐसा होता है कि पी ए और पी बी इक्वल आ गए हैं तो ये हमारे पास होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अगर पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना आए तो वो होती है डिपेंडेंट इवेंट्स, वो होती है डिपेंडेंट इवेंट्स। नेक्स्ट है ड्राइंग टू रेड बॉल्स विद रिप्लेसमेंट बोथ रेड। हमें बोथ रेड की बतानी है, ये रिप्लेसमेंट के साथ बताना है। रिप्लेसमेंट है तो क्या होगा, पहली रेड बॉल, दो रेड बॉल्स विद रिप्लेसमेंट, यहां हमें टोटल ड्राइंग टू रेड बॉल्स विद रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी बोथ रेड। एक्चुअली यहां पर हमें टोटल नहीं दिया हुआ कितने में से निकालनी है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा रह गया, कहीं कुछ क्वेश्चन का मतलब पूरा नहीं प्रिंट हुआ ये क्वेश्चन, तो एक बार चेक कर लेता हूं मैं आगे। नहीं, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ। इसका क्वेश्चन का एग्जांपल जो भी आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। वैसे मैं आपको एक जनरल बता रहा हूं कि हम इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट वाला बहुत ध्यान से समझ लेना ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चों को ये कई बार याद नहीं रहता है कि विद रिप्लेसमेंट में क्या करना था और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या करना था। तो इसे एक बार ध्यान से समझ लेना कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है। मान लो आपके पास दो बैग है, फर्स्ट और सेकंड, एक में कुछ रेड बॉल्स है, एक में कुछ ब्लैक बॉल्स है। इसमें रेड है 6, ब्लैक है 4 और ये है 5 और 5। मैंने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए दोनों का टोटल 10 ही माना, हो सकता है 10 हो सेम और हो सकता है ना भी हो। अब आप इसमें से अगर आप हम एक ही के लिए पहले एक बैग के लिए कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे पास एक बैग से समझने में। अब हम एक ही बैग से लेकर के चल रहे हैं। मान लिया हमारे एक बैग है, उस बैग में हमारे पास 6 रेड है और ब्लू या ब्लैक बॉल्स है हमारे पास 4। अब हम इसमें से बॉल निकालना चाहते हैं, एक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पहले हम एक बॉल निकालेंगे, फिर हम दूसरी बॉल निकालेंगे। हम चाहते हैं कि एक बार हम करेंगे विद रिप्लेसमेंट, एक करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स। इसके दो केसेस हम बना रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट अगर हमने वापस रख दिया है पहली बॉल को तो अब पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बॉल होगी मेरी रेड आने की प्रोबेबिलिटी 6/10। मैंने बॉल निकाली, देखा रेड है, वापस डाल दी। अब रेड कितनी है अंदर, फिर से 6 है उसमें रेड, तो नेक्स्ट रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/10। दिस विल बी द आंसर विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, जब हम विदाउट रिप्लेसमेंट करेंगे तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों से जब मैं मिलता हूं कई बार उनको ये विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आता होता, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपको क्या करना है, आपने पहली बॉल निकाली, पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 6/10 ही आएगी। मैंने बॉल निकाली, कलर देखा रेड है, फेंक दी। अब रेड कितनी रह जाएंगी वहां 5 और टोटल कितनी रह जाएगी 9। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9, क्योंकि बैग में एक बॉल कम हो गई है और रेड बॉल कम हो गई है, तो वो हो जाएगी 5/9। तो दोनों आंसर्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट आएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लिख सकते हो हमें 10 में से कोई 2 बॉल्स चूज करनी है, हमें 10 में से कोई 2 बॉल्स चूज करनी है, और वो कौन सी होनी चाहिए, रेड, रेड क्या है 6, वो 6 में से कोई 2 होनी चाहिए, 6 से 2 होनी चाहिए वो 2। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से करो। बेटर ये है कि आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला से करो, फिर कंफ्यूजन है एक और। तो अब यहां पर आप कभी भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जब विद रिप्लेसमेंट होगा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में लगा सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट में नहीं लगाएंगे आप। अब इसमें एक और फिर कंफ्यूजन है कि कॉम्बिनेशन कब लगाते हैं और परम्यूटेशन कब लगाते हैं। अगर आपको चूज करना है, चुनना है, मैं हिंदी में इसको लिखूंगा चुनना, आपको कुछ में से कुछ को चुनना है, टू चूज, टू सेलेक्ट, आपको कुछ ऐसा करना है, तो आप सी का फॉर्मूला लगाओगे, NCR, जो कि होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, लेकिन ये मान के करेंगे कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है, NCR। और अगर आपको टू लाइन अप, अगर आपको लाइन अप करना है, टू अरेंज, अरेंज करना है, ऐसा कुछ करना है,
अगर आपको लाइन अप करना है और अरेंज करना है, चुनना नहीं है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे NPR, परम्यूटेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अपने से मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं जितनी डेप्थ पे जा सकता हूं उतनी डेप्थ पे जाके आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो ये हमारा आ जाएगा NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो आपको क्लियरली ध्यान रखना है कि जहां पर आपको चुनना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है कुछ में से कुछ को, तो आप C का फॉर्मूला लोगे, वरना आप P का फॉर्मूला लोगे। तो आपको C और P जो है दोनों ढंग से आने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजों को चुनने के बाद हमें अरेंज भी करना होता है। जैसे मुझे वो कहेगा कि वॉवल्स में से आप 2 वॉवल ले लो, कंसोनेंट में से आप 4 कंसोनेंट लो, फिर वर्ड भी बनाना है उसका। तो 2 वॉवल, वॉवल कितने हमारे पास 5 5C2। कंसोनेंट्स कितने हमारे पास 21, 21 में से मुझे 4 लेने हैं, 21C2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5C2 21C4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया कितने तरीकों से हमने वॉवल और कंसोनेंट चुन लिए। फिर उनको लाइन अप भी करना पड़ेगा, वर्ड बनाना है ना, वर्ड बनाना है यानी कि उनको अरेंज भी करना है। तो आप साथ में परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी लगाएंगे। परम्यूटेशन क्या है, उन 6 को हमने अरेंज करना है, 6p6 या 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, 6p6। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको C और P के जो फॉर्मूलाज बेसिक है वो एक बार आप नजर मार लेंगे। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में चल रहे हैं हम अपने, हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B होती है। टॉसिंग, अब जैसे हमने यहां पर किया था, ये वाला जो एग्जांपल है हमारा, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है, 6/10 इंटू 6/10। दूसरी हमने किया तो उसकी होने ना होने पे फर्स्ट वाले के होने ना होने का फर्क नहीं पड़ता है, तो हम ऐसे इवेंट्स को कहते हैं हमारा, ये कौन सी इवेंट्स है हमारी, ये हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जैसे यहां दे रहा है टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, 2 बार आप किसी कॉइन को फेंक रहे हो और दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड हेड कब आएगा आपका, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी 1/2, इस हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरे हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 क्या आ गया 1/4, यानी दोनों का प्रोडक्ट A इंटरसेक्शन B के इक्वल भी आ रहा है। अगर मैं इसकी इवेंट्स लिखूं तो 4 इवेंट्स होंगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। एक तो मैंने अलग अलग करके निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड से मल्टीप्लाई किया, PA इंटू PB किया, और दूसरा मैंने डायरेक्ट A इंटरसेक्शन B जो कॉमन इवेंट थी वो निकाल दी। कॉमन इवेंट कितनी है, A की है, आउट ऑफ कितने 4 में से है, तो 1/4। तो हमारा 1/2 इंटू 1/2 1/4 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वरना ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होती। कई बार ऐसा चेक करने का क्वेश्चन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट इज बायस थ्योरम। बायस थ्योरम बड़ी मजेदार थ्योरम है, इसका क्वेश्चन आना ही आना है, 110% आना ही आना है। वैसे तो मैं दावे करने से बचने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन तो पक्का आएगा। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो मैं अपने से कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसके करा सकूं, बेस्ट क्वेश्चन मैं अपने से कराने की कोशिश करूंगा। इसमें आपको जो समझना है एक बेसिक, मतलब मेरे को नहीं मालूम कि मतलब हर कोई अपने अपने एक्सपीरियंस से अपने तरीके से कराता है। मैं बायस थ्योरम के लिए आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि एक तो इसका फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से रट्टा मारना है, इसका फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छी तरह से रट्टा मारना है, फॉर्मूला लिखने का ही आधा नंबर है डायरेक्ट सीधा। और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है, जैसे यहां पर तो हमें क्वेश्चन दिया प्रोबेबिलिटी दैट अ डिफेक्टिव आइटम केम फ्रॉम मशीन 1, ये इसका एग्जांपल है, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करा रहा हूं, पहले आप समझेंगे। मैं इसी एग्जांपल को ले रहा हूं, हमारा एग्जांपल है कि हम डिफेक्टिव बोल्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने बहुत सबने किया होगा, 3 मशीनें हैं, उसमें से डिफेक्टिव बोल्ट आने की आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो 3 मशीनें हैं, मैं इसको बैग वाले से कर रहा हूं। मान लेते हैं हमारे पास 3 बैग है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बैग। अब ये थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ना आप डिटेल में समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं यहां आपको 2 चीजें सिखाऊंगा, एक टोटल प्रोबेबिलिटी और एक बायस थ्योरम। आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियरली पता होना चाहिए। अगर बेसिक ये डिफरेंस आपको नहीं पता तो आप पेपर में क्वेश्चन को उठा के देखते रह जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या था, आप उल्टा पुल्टा तुक्का मारने लग जाओगे। हो सकता है तुक्का लग भी जाए, हो सकता है ना भी लगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं विद इन 1 या 2 मिनट्स आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और बायस थ्योरम क्या होती है। हमारी फर्स्ट मशीन की मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, बोल्ट की प्रोडक्शन हो रही है, मान लिया ये 40% बोल्ट प्रोड्यूस करती है, ये करती है 35% बोल्ट प्रोड्यूस करती है, और ये 25% बोल्ट प्रोड्यूस करती है। वैसे कई बार ऐसा होता है 2 दिए होते हैं, तीसरा नहीं दिया होता परसेंटेज में। प्रोडक्शन के साथ लिखा होगा परसेंटेज, तो 40 और 35, 40 और 35 को ऐड करेंगे 75, तीसरी अपने आप निकल आएगी 25, क्योंकि 100% ही प्रोडक्शन हो सकती है।
अब इसमें से डिफेक्टिव बोल्ट आने की बोल्ट को प्रोड्यूस किया हमने, और डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी हम यहां लिख लेते हैं। डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी आपकी, मान लिया इसमें से डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है इसका 5% है, कि इसके 5% जो है ये भी परसेंटेज में ले लेते हैं, तो हम यहां परसेंटेज नहीं लगाएंगे। 5%, और इसके मान लिया कि 10% बोल्ट जो है डिफेक्टिव होते हैं, और इसके मान लिया कि हमारे पास 15% बोल्ट डिफेक्टिव होते हैं। तो ये हमें डिफेक्टिव बोल्ट की, यानी ये जितनी भी प्रोडक्शन करेगा उसमें से 5% डिफेक्टिव होंगे, सेकंड मशीन जो भी प्रोड्यूस करेगी उसमें से 10% डिफेक्टिव होंगे, और थर्ड मशीन जितना भी प्रोड्यूस करेगी उसमें से 15% जो है डिफेक्टिव बोल्ट होंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी आती है तो वो आपको कहती है कि आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, सिर्फ आपको डिफेक्टिव बोल्ट बताना है कि क्या होगा। तो डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट मशीन से आया एंड डिफेक्टिव बोल्ट है, या और सेकंड मशीन से आया एंड डिफेक्टिव बोल्ट है, या थर्ड मशीन से आया एंड डिफेक्टिव बोल्ट है। यही हो सकता है, फर्स्ट मशीन से निकला और डिफेक्टिव है, एंड डिफेक्टिव है, सेकंड से आया और डिफेक्टिव है, थर्ड से आया और डिफेक्टिव है। ठीक है, अब आपको यहां वर्ड्स पे ध्यान देना है, एंड और पे। एंड के लिए आपने मैंने बताया था क्या करना है, मल्टीप्लाई, और के लिए क्या करना है, ऐड। फर्स्ट मशीन की प्रोडक्शन क्या है, फर्स्ट मशीन की है 40, तो हो जाएगा 40/100 इंटू डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 5%, तो इसको 5/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड की क्या आएगी 35/100, 10/100, 35/100 इंटू 10/100, और थर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है 25/100 इंटू 15/100, ये आएगा। बीच में क्या लगा हुआ इनके, और तो आप इसको और इसको ऐड कर दोगे। ये आप जब ऐड करोगे तो आपका ये जो आएगा डिफेक्टिव बोल्ट, इसे बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज क्या है, बहुत आराम से समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि आपने जो मैन्युफैक्चरर था, जो भी आपने माना मैन्युफैक्चरिंग करी, और आपने आगे किसी को अपना सामान बेचना है, उसने पूछा जी आपके बोल्ट जब मार्केट में आते हैं तो उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव होते हैं। अब कितने परसेंट डिफेक्टिव होते हैं आप कैसे निकालोगे, आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से ये निकालोगे। अब आप आगे अपने कस्टमर को बता सकते हो यार इतने परसेंट बोल्ट मेरे डिफेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटी कहती है कि इतने परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट हो सकते हैं। ठीक है, इससे आपका आंसर निकल आएगा, राइट। ये आपने अपने कस्टमर को बताया, ओके। अब बाय चांस आपके जो डिफेक्टिव बोल्ट आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, अब आपकी मशीन जो है काफी पुरानी हो गई है, कॉमर्स वालों को मालूम है, अब आपको एक मशीन हटानी है, रिप्लेस करनी है, तीनों में से हटा करके एक और नई मशीन लानी है। अब आप हिसाब लगाना चाहते हो मैं कौन सी हटा दूं, अब मैं कौन सी हटा दूं वो मेरे को निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि मेरे हाथ में डिफेक्टिव बोल्ट है। मैंने बोल्ट निकाला, वो डिफेक्टिव आ गया, अब मैं पता लगाना चाहता हूं वो कहां से आया, फर्स्ट से आया, सेकंड से आया कि थर्ड से आया। जिस मशीन से बार बार डिफेक्टिव बोल्ट मेरे हाथ में आएगा मैं उसको क्या करूंगा, मशीन को रिप्लेस कर दूंगा। इसका फायदा यही है कि हम तीनों मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि वो डिफेक्टिव बोल्ट कितना प्रोड्यूस करती है हमारे हाथ में आने के बाद। तो अब इसको पता कैसे लगाएं, जंबल हो गया बड़ा ये। तो ये जो आपने निकाला है टोटल प्रोबेबिलिटी, ये जो हम करते हैं, हम पहले मशीन चूज करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर हम चूज करते हैं उसमें से बोल्ट। ये आपके पास जो हमने मशीन चूज की है, किस मशीन से बोल्ट आया, इसे हम बोलते हैं प्री फैक्टर, इसे हम बोलते हैं प्री फैक्टर। और जो डिफेक्टिव बोल्ट आया उसके बाद, डिफेक्टिव बोल्ट आया हमारे हाथ में, इसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, इसे बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। अगर आपको पोस्ट फैक्टर की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, पहले प्री फैक्टर फिर पोस्ट फैक्टर। आप पोस्ट फैक्टर की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्ट फैक्टर, ये आपका क्या है डिफेक्टिव बोल्ट, जो कि आपका कहलाता है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी
आपसे अब बोल्ट चूजन, जो आपने बोल्ट चूज किया है, इज डिफेक्टिव, इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव और इज डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव है जो बोल्ट आपके हाथ में आता है, देन फाइंड probability that it has come from machine 2, it has come from machine सेकेंड। आपको पोस्ट फैक्टर सर्टेन कर दिया उसने, यहां पर पोस्ट फैक्टर को, बाद वाले फैक्टर को निश्चित कर देगा, सर्टेन, श्योर, और आपसे प्रोबेबिलिटी मांगेगा किसकी, प्री फैक्टर की। प्री फैक्टर यानी मशीन की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। तो जब आपको प्री फैक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आप करते हैं बायस थ्योरम। उसमें आप टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे रखेंगे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर में ये पूरा रख देंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, नीचे आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ऊपर तो जो आपका केस है, पर्टिकुलर केस ऊपर आएगा, जैसे सेकंड मशीन है तो वो ऊपर आएगा, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। फॉर्मूला लिखना बाद बताऊंगा, फॉर्मूला लिखना अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा जिस क्वेश्चन में यूज होगा। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी तो इससे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्ट बाय प्री। पोस्ट बाय प्री मींस पोस्ट फैक्टर जबकि प्री फैक्टर हो चुका है, पोस्ट फैक्टर की प्रोबेबिलिटी जबकि प्री फैक्टर हो चुका है, इसे हम कहते हैं बायस थ्योरम, इसे हम कहते हैं बायस थ्योरम। ये हमारी बायस थ्योरम है। पर्टिकुलर केस सेकंड मशीन ऊपर आ जाएगा आपका, पहले तो सभी नीचे आ जाएंगे, 40/100 इंटू 5/100, 40/100 इंटू 5/100। मैं इतना टाइम इस पर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन श्योर आना ही आना है। 35/100 इंटू 10/100, 35/100 इंटू 10/100, 25/100 इंटू 15/100, 25/100 इंटू 15/100। और पर्टिकुलर केस कौन सा, सेकंड मशीन, तो सेकंड मशीन ऊपर आ जाएगा, 35/100 इंटू 10/100। ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पोस्ट फैक्टर, यानी कि आपने, आपका वो तो आपके हाथ में आ चुका है, आपके पास डिफेक्टिव बोल्ट आपके हाथ में आ चुका है, और आपको प्री फैक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया, पोस्ट फैक्टर बाय प्री फैक्टर की जगह मुझे लिखना चाहिए था, यहां आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्री फैक्टर निकालना है जबकि पोस्ट फैक्टर हो चुका है, जबकि पोस्ट फैक्टर हो चुका है, यानी कि आपके हाथ में डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है और आपको मशीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो प्री बाय पोस्ट बोलेंगे इसको। तो प्री फैक्टर अपॉन पोस्ट फैक्टर, ये कहलाता है आपका बायस थ्योरम। और जब हम एग्जांपल्स और करेंगे तो आप उसमें और ज्यादा क्लियर कर पाओगे, जिसमें आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला लिखने का तरीका बताऊंगा कि क्या हमारा तरीका है फॉर्मूला लिखने का। यहां पर एक रफ आइडिया इसका फॉर्मूला लिखने का ले लेते हैं। हमें ये मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन है, फर्स्ट कोई मशीन चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है, हम उसको मान लेते हैं ये है हमारा ए, मशीन जो है वो ए, और डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, यानी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी थी। यहां हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी थी। ठीक है, जबकि ए हो चुका है तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको ऐसे रहने दो, अभी हम इसको और क्लियर करेंगे। और जब हमें बायस थ्योरम लिखनी होगी तो बायस थ्योरम के लिए आप कैसे लिखेंगे, बायस थ्योरम के लिए आप उल्टा लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑकर्ड, जबकि बी हो चुकी है। डिटेल्ड फॉर्मूला जहां हम क्वेश्चन और करेंगे वहां पर समझाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है और बायस थ्योरम क्या है। बायस थ्योरम का क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। रैंडम वेरिएबल, जब हम सभी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, मान लो कि मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं, 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो क्या होगा, मेरे पास 2 कॉइन्स को टॉस करने में, आई थिंक ये 2 कॉइन वाला एग्जांपल है, पूरा नहीं लिखा गया यहाँ पे बाय चांस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल हमें यहाँ पे कॉइन का ही दिया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं कॉइन को जो है, मेरे पास कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया है, कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा, 2 कॉइन्स के लिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये मेरे पास है 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस, 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस आ गया मेरे पास। अब मुझे इसमें मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स का मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स कितनी बार आ सकता है, या तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या दो बार आएगा। तो हम रैंडम वेरिएबल को, ये जो हमारे पास जो भी है, ऐसे मैंने नंबर ऑफ हेड्स लिया है, इसको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। इसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, इसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम एक बार एक्स लिखेंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखेंगे, क्या होगी, जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कोई भी हेड नहीं आया, कोई भी हेड नहीं आया, एक इवेंट है 4 में से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। एक बार हेड आए, एक बार हेड कितनी इवेंट्स में आ रहा है, 2 इवेंट्स में आ रहा है, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4। दो बार आए हेड, दो बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो ये हमारा हो जाएगा रैंडम वेरिएबल, और ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ये कहलाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं, इसको हम पी आई से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी को पी आई से डिनोट करेंगे और इसको एक्स आई से डिनोट करेंगे। ये हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही हमारा यहां पर दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो हमें करना है बस सिंपल वाला है। बाकी वैसे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आगे जाकर के बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, बड़ी क्लास में जाकर के हमें करने पड़ते हैं अगर हमारे पास स्टैट एज ए सब्जेक्ट होता है तो। आगे चल रहे हैं, टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस होता है आपका, जो आपके पास ये जो आपने x और p निकाला था, ये जो xi और pi का आपका कॉलम बना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, pi xi निकल आएगा आपका। 0 इंटू 1/4 0, 1 इंटू 2/4 2/4, और 2 इंटू 1/4 2/4। ये आपका ये pi xi निकल आएगा। जो सिग्मा पी होता है, इन सबको जब भी आप ऐड करोगे, इसमें आपको याद रखना है सिग्मा पी हमेशा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो टोटल प्रोबेबिलिटी निकलनी है, और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। फिर आप निकालोगे सिग्मा पी आई एक्स आई, इनको ऐड करके आप निकालोगे सिग्मा पी आई एक्स आई। ये आपका आ रहा है 0 + 2/4 + 2/4, 4/4। दिस ये भी एक्चुअली 1 ही आ रहा है, बाई चांस ये भी हमारा 1 ही आ रहा है, ये भी हमारा 1 आ रहा है, सिग्मा पी आई एक्स आई। जब आप सिग्मा, और जो मीन होता है वो सिर्फ इसी की वैल्यू होती है, सिग्मा पी आई एक्स आई। जो मीन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन होता है हमारा, इसको हम मीन भी बोल देते हैं, एवरेज भी बोल देते हैं, नाम आपको सारे पता होने चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारा ये है, ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई बाय सिग्मा पी आई, बाय सिग्मा पी आई। नीचे सिग्मा पी आई होता है हमारे पास, लेकिन सिग्मा पी आई तो हमने पहले ही बताया क्या होगा, 1 होगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला आता है सिग्मा पी आई एक्स आई, इसका फॉर्मूला आता है सिग्मा पी आई एक्स आई। ऐसे ही हमारा अगर मेरे को वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस के लिए मेरा फॉर्मूला होगा, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है यहां पर आपको दिया हुआ है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है आपको। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि जो आपका पी आई एक्स आई आ गया था, इसको एक बार फिर एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फिर एक बार एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको फिर से एक बार एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। यानी आप पी आई एक्स आई का जो आइटम थे उनको एक बार फिर एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो। 0 को 0 से करेंगे 0, 2/4 को 1 से करेंगे 2/4, 2/4 को 2 से करेंगे 4/4। इनका समेशन आएगा सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2/4 और 4/4, 6/4, 6/4 आ गया। ठीक है, आपने समेशन निकाल लिया, और सिग्मा पी आई एक्स आई आपके पास ऑलरेडी है ही, इसका होल स्क्वायर। तो आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला बना वो ये बनेगा, दिस इज, ये बनेगा आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हो सिग्मा पी आई एक्स आई होल स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई, सॉरी मैंने यहां होल स्क्वायर बोल दिया, पी आई एक्स आई स्क्वायर और पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहां बाई चांस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे क्वेश्चन में, इसकी भी वैल्यू 1 है, और नहीं इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 6/4, इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 6/4, ये वैल्यू हमारी आ रही है 6/4, ये वैल्यू है हमारे पास
6/4, 6/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1/2। ये हमारा आ रहा है वेरिएंस। वेरिएंस के लिए सिंबल होता है हमारा, ये वेरिएंस का सिंबल होता है, ये वेरिएंस का सिंबल होता है। और वेरिएंस के सिंबल को, वेरिएंस का जब हमारे पास सिंबल आ जाएगा, ये फॉर्मूला, ये कुछ और दिया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का मेरे को मालूम नहीं है कौन से क्वेश्चन का, तो मैंने इसको कट कर दिया। वेरिएंस जो है हमारा पिछले वाले का मैंने यहां लिख दिया, ये वेरिएंस का ये होगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू होता है वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट। इसका यूज क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये हमें बताता है कि हमारा डेटा जो है एग्जैक्टली कहां लाई करता है। जिसका स्टैंडर्ड वेरिएंस जितना कम आएगा वो डेटा उतना ही अच्छा होता है। आपको अगर वो कहता है कि 2 बैट्समैन के आपको स्कोर दिए हुए हैं अलग अलग मैचेस में, कि उसने क्या क्या स्कोर किए, आप उन स्कोर से उनका वेरिएंस निकालते हो। अगर वेरिएंस जो है किसी प्लेयर का वेरिएंस जो है वो ज्यादा आता है, एक का वेरिएंस कम आता है, तो वो प्लेयर सिलेक्ट हो जाएगा जिसका वेरिएंस कम है। वेरिएंस कम होने का मतलब है कि वो ज्यादा कंसिस्टेंट खेल रहा है। हो सकता है एक ने सेंचुरी बनाई हो कभी, बट लेकिन इस बात पे उसको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। हो सकता है बाकी मैचेस में उसने 10 से कम बनाए हो, हाँ, लेकिन एक कोई ऐसा प्लेयर है जो 40-50 बनाता है हर बार, लेकिन उसने सेंचुरी कभी नहीं बनाई। तो आप ये देखेंगे कि डेटा जो है कितना वेरिएंट है, तो इसलिए जिसका वेरिएंस ज्यादा आएगा वो डेटा उतना ही खराब माना जाता है, जिसका वेरिएंस जितना कम आएगा वो डेटा उतना कंसिस्टेंट, उतना अच्छा माना जाता है। तो हम उस बैट्समैन को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है 5 पेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, 5 फेयर कॉइन्स, 5 कॉइन्स उठा लिए 5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप विद, कम से कम एक हेड आ रहा है। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन, और हमें कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले तो 5 कॉइन्स की आपको आउटकम बतानी है कितनी बन रही है। 5 कॉइन्स की आउटकम कितनी बन रही है हमारी? 5 कॉइन्स की बन रही है 1 2 3 4 5, 2 चॉइसेस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं कि एक कॉइन पे 2 चॉइसेस है, हेड टेल आने की 2 चॉइसेस, दूसरे कॉइन पे भी हेड टेल, तीसरे कॉइन पे भी हेड टेल, चौथे पे भी हेड टेल, पांचवे पे हेड टेल। टोटल कितनी हो जाएगी? सभी चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, दैट इज 32 चॉइसेस है। अब इसकी सैंपल स्पेस लिखना तो बहुत मुश्किल है। इसकी सैंपल स्पेस लिखना जो है वो बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम 32 के 32 लिखें। अगर टाइम है, कुछ और नहीं कर रहे तो लिख भी सकते हैं। पहले हेड 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 लिखे, आखिरी होगा टेल 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 टेल, और फिर होगा 4 हेड 1 टेल, फिर 4 हेड 1 टेल में भी 4 हेड 1 टेल, 4 हेड बीच में 1 टेल, 4 हेड बीच में, ठीक बीच में 1 टेल, टेल को हटाते हैं, फिर 2 टेल 3 हेड, फिर 3 टेल 2 हेड, बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 हेड हो। एटलीस्ट 1 हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या है? ऑल टेल। भाई कम से कम एक हेड का मतलब है 1 हेड हो, या 2 हेड हो, या 3 हेड हो, या 4 हेड हो, या 5 ही हेड हो। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कि सारी टेल हो। हम सारी टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ऑल टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको क्या करेंगे? उसको हम माइनस कर देंगे 1 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स। ऑल टेल्स। एक और चीज क्लियर कर दूं, 5 कॉइन साइमल्टेनियस भी हो सकता है, या एक ही कॉइन को 5 बार उछालना, बात एक ही है। 5 कॉइन को एक साथ उछालना या एक ही कॉइन को 5 बार उछालना, बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स को भी हम माइनस कर सकते हैं। ऑल टेल्स टोटल 32 इवेंट्स है, 32 है सैंपल स्पेस में इवेंट। ऑल टेल्स कितनी बार आया? सिर्फ एक बार, आखिरी इवेंट पे आएगा जब नीचे टेल 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 होगा। तो ऑल टेल्स की सिर्फ हमारे पास क्या होगी? 1/32। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 31/32। दिस विल बी अवर आंसर, 31/32। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने किया है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से, जो मैंने कहा था कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के फॉर्मूले से किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए करके हमने उसको 1 में से माइनस कर दिया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल्स की जगह हम इसको लिख सकते थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, कोई भी हेड ना आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस नो हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है नो हेड। अगर आपने एटलीस्ट निकालना है तो 1 माइनस नो हेड कर सकते हो। नो हेड का मतलब ऑल टेल्स ही है।
फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मोस्ट प्रोबेबली आपको कार्ड्स के बारे में कहानी पता है कि 52 कार्ड होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, और स्पेड और क्लब हमारे ब्लैक होते हैं। 10th क्लास में आपने अच्छी तरह से किया है, 11th में आपने अच्छी तरह से किया है, वो नहीं बना रहा हूं यहाँ पर। और हर एक के 4-4 कार्ड्स होते हैं, 4 इक्का होते हैं, 4 दुक्की होती है, 2 2 होते हैं, 4 3 होते हैं, 4 4 एंड सो ऑन। और लास्ट में जो कार्ड होते हैं जैक, क्वीन और किंग, ये आपके फेस कार्ड्स होते हैं। 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 किंग होते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है 3 कार्ड्स निकालने हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मींस हम यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। हम यहां पर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर 2 रेड कार्ड्स एंड 1 ब्लैक कार्ड, 2 रेड हो और 1 ब्लैक कार्ड। आई वुडंट से, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ सैंपल पेपर्स ऐसे मैंने देखे हैं जिनके अंदर ये क्वेश्चन गलत किया गया है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन गलत किया हुआ है। और मतलब मैं इसीलिए इंसिस्ट करूंगा कि अगर आप बाई चांस किसी सैंपल पेपर से इसको टैली कर रहे हैं तो मेरा आंसर उनके साथ मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे दूसरी बार से देखते हैं, वो कहते हैं सर आपका आंसर तो कुछ और आ रहे हैं। हाँ, अगर कुछ गलत होता है हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे से गलती हो जाती है। मैं तो खुलेआम मानता हूं कि गलती हो जाती है। हम इतना बड़ा चैप्टर करा रहे हैं, एक साथ लगातार लगे हुए हैं, एक प्रेशर भी हमारे ऊपर होता है कि हम ऑनलाइन क्लास जो ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में हमें कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कराना है, और हमें एक घड़े के अंदर पूरा का पूरा सागर भरना है, क्योंकि हमें कम टाइम में ऐसा कराना है कि बच्चा आने वाले पेपर में अच्छे नंबर ले सके। जो बिल्कुल ही जिसने कुछ नहीं किया हुआ वो कम से कम पास हो जाए, और जो एवरेज बच्चा है उसके अच्छे नंबर आ जाए। तो हमें कम में बहुत ज्यादा कराना है, थोड़ा बहुत प्रेशर हमारे पे भी रहता है, और ह्यूमन बींग्स होने की वजह से हम भी एरर कर सकते हैं, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। तो पर लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने थॉरो चेक किया तो मुझे पता चला कि कई जगहों पे इसके आंसर गलत लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान से करेंगे। आपको 52 में से 3 कार्ड चुनने हैं, तो सैंपल स्पेस में हो जाएगा 52C3। 52 में से हमें 3 चूज करने हैं, ये नीचे आएगा। और रेड कितने होने चाहिए हमारे, 2 होने चाहिए। रेड होते कितने हमारे पास, रेड होते हैं 26C2, और एक ब्लैक होना चाहिए। ब्लैक कितने होते हैं, 26C1। इसे आप अब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 52 माइनस 3 इज 49 फैक्टोरियल। इसको लिखने का एक और तरीका बता रहा हूं आपको। ये इतना सारा लिख करके कैलकुलेट करने से बेटर है आप क्या करो, 26 के फैक्टर 2 बार लिखो, 26 इंटू 25 सिर्फ 2 बार, जितना यहां लिखा हुआ उतनी बार, और नीचे क्या लिखो, 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1। और 26 को एक ही बार लिख रहा है, 26C1 तो 26 ही होगा, और नीचे 1 लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, नीचे 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 को 3 बार लिखना है। 3 बार मतलब क्या, 52 इंटू 51 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट कर रहे हैं, 2 13 2 26 3 17। अब हमारे पास आ गया 26 इंटू 25 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 17 इंटू 50। 26 से 26 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 टू जा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 अपॉन 34। मोस्ट प्रोबेबली कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ नहीं करी है। 26 25 2 इंटू 1, 26 बाय 1, 52 51 50 3 2 1, 3 17 जा 2 26 13, तो ये रह जाएगा 26 25 13, नीचे रह जाएगा 26 17 50।
25 टू जा 26 से 26 कैंसिल आउट, तो 3 अपॉन हमारे पास रह गया 34। यह आंसर मेरा कुछ सैंपल पेपर से मैच नहीं कर रहा है, बट मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखा, मुझे मालूम है कि मैंने क्वेश्चन को ठीक किया है। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें सजेशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए पी बी आपको दे रखी है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, आपको पी बी डैश ए निकालना है, यानी कि बी डैश का मतलब बी नॉट ए निकालना है आपको। तो बी नॉट ए निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको पी ए पी बी तो ऑलरेडी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, पहले पी ए पी बी से और पी ए यूनियन बी से पी ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। आपका फॉर्मूला है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। मैंने कुछ फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए थे उसमें, तो आपके फॉर्मूलाज यहां आते जाएंगे। वो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए यूनियन बी है मेरे पास 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है मेरे पास 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी को मैं इधर ले आता हूं, तो 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.6, दिस इज 0.1। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई। हमें चाहिए बी नॉट इंटरसेक्शन ए। हम ग्राफिकली देखते हैं कि क्या है, ए और बी है। मैं चाहता हूं बी तो हो ही ना, बी को छोड़ के, बी को छोड़कर क्या होगा, थोड़ा शेड कर लेते हैं इसको। बी को छोड़कर क्या होगा मेरे पास, इसका शेड ये है, बी नॉट ये होगा, बी नॉट। अगर मेरा ए और बी जो है, ये मेरा ए है ये बी है, तो बी नॉट क्या होगा, ये वाला पोर्शन बी नॉट होगा मेरा। और उसका शेड अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। इंटरसेक्शन ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए क्या है मेरा, ए मेरा ये है। अब ध्यान से देखो, मुझे अगर बी नॉट और ए चाहिए, येलो और ब्लू वाला पोर्शन चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, इसको ध्यान से हम लिखेंगे। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम ए में से क्या माइनस कर देंगे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। अगर आपके पास वेन डायग्राम बना हुआ है, आप वेन डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा, तब आपको फॉर्मूला भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, आपको बी नॉट ए लेना है। बी नॉट और ए का इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन लेना था, जो कि ये पोर्शन आ रहा है, जो कि ए के अंदर है, लेकिन ए में वो पोर्शन नहीं है जो ए और बी के बीच में कॉमन है। तो इसलिए हमने लिखा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 0.4 और इंटरसेक्शन हमने निकाला था 0.1, तो आंसर इज 0.3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग A contains 4 black 6 red balls, bag B contains 7 black 3 red balls, a die is thrown। ये हमारे पे सिंपल इवेंट नहीं है, कंपाउंड इवेंट है, क्योंकि हम बैग भी ज्यादातर वैसे क्वेश्चन सिंपल इवेंट आएगा ही नहीं, क्वेश्चन कंपाउंड इवेंट ही आएगा आपका। एक बैग में आपके पास 4 ब्लैक और 6 रेड है। हमेशा मैं जो क्वेश्चन आएगा पेपर में छोटा सा नहीं आएगा, केस स्टडी या कुछ और आएगा तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। एलपीपी तो अब नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम, लेकिन जहां जहां वर्ड प्रॉब्लम आएगी, जहां मैट्रिसेस डिटरमिनेंट मेथड यूज करेंगे, उसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, बहुत बड़ा आएगा। मैं 10th को भी कराता हूं तो भी ये कहता हूं, 11th को कराता हूं तो भी कहता हूं, 9th वालों को कराता हूं तो भी कहता हूं, 12th वालों को कराता हूं तो भी कहता हूं, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे आपका डेटा बहुत बड़ा होता जाएगा। ट्राई टू समराइज द डेटा, और उसका समराइज करने का मतलब होता है कि आप एज शॉर्ट एज पॉसिबल में लिखेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास बैग ए में, बैग का नाम है ए बैग में आपके पास ब्लैक बॉल्स है 4 और रेड है आपके पास 6। फिर बैग बी में आपके पास है, मैं ब्लैक और रेड के लिए ऐसे यूज कर लेता हूं, और बैग बी में आपके पास 7 ब्लैक बॉल्स है और 3 रेड बॉल्स है। 7 ब्लैक और 3 रेड समराइज हो गया। ए में 4 ब्लैक 6 रेड, बी में 7 ब्लैक 3 रेड। अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब फिर हमने डाइफाई किया, अगर 1 और 2 आएगा तो हम बैग ए चूज करेंगे। 1 और 2 आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2, 1 और 2, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 अपॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 3। यानी बैग ए आने की प्रोबेबिलिटी, बैग ए आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/3, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 अपॉन 3।
तो बैग बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अंडरस्टूड है। अदरवाइज बैग बी तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, अदरवाइज दिया हुआ ना आपको। अदरवाइज मींस या तो उसके ऊपर क्या है 3 4 5 और 6, चार नंबर्स मींस 4/6, 4/6 इज 2/3, आप उसको 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो बी की प्रोबेबिलिटी है 2/3। फिर हमने दो बॉल्स निकालनी है रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के। यहां विदाउट रिप्लेसमेंट तो हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, हमने कोई एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से हमने दो बॉल्स निकाल ली। हमें ये नहीं पता हमने कौन सा बैग लिया, बैग ए लिया या बैग बी लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम बीइंग रेड एंड अनदर बीइंग ब्लैक। एक रेड होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड एंड वन ब्लैक इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए आए, फर्स्ट बैग आए हमारे हाथ में, एंड एक रेड एंड एक ब्लैक। हमारे पास ए बैग आए उसमें से रेड एंड ब्लैक आए, या ऐसा भी तो हो सकता है हमारे पास, और बी बैग आए हमारे पास एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक रेड एंड एक ब्लैक, बीच में और है, ठीक है। तो बैग ए आने की प्रोबेबिलिटी अब वही हम करेंगे, हम ए बैग की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ए बैग की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, और उसमें से एक रेड एक ब्लैक आनी है। एक रेड एक ब्लैक मींस 4C1 6C1 डिवाइडेड बाय हमें कितना 6 और 4 10, 10 में से कोई दो चूज करनी है 10C2, या प्लस बैग बी आए, बैग बी आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, और उसमें से एक रेड एक ब्लैक आए 7C1 इंटू 3C1, और बाकी हुई है 7 + 3 10 में से कोई दो चूज करनी है, 10 में से कोई दो चूज करनी है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 1/3 तो ऐसे ही रहेगा 1/3, और C1 जो है वही रहता है 4C1 और 6C1, 4 × 6 रहेगा हमारे पास। और 10C2 मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, 10 को दो बार लिखेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल कर देंगे, ऐसे ही प्लस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 × 10। थोड़ा यहाँ वो हो रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे कवरिंग ले रहा हूँ इसका। नेक्स्ट पेज लेंगे, हमारे पास है 1/3 4 6 1/3 1/3 4C1 4 6C1 6 10C2 हो जाएगा 10 × 9 अपॉन 2 × 1, 2 छोड़ देंगे, प्लस सेकंड बैग है हमारे पास 2/3, और उसमें से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो है क्या है 7C1 7 और 3C1 3 हो जाएगा, 7 × 3 डिवाइड बाय 10C2 10 × 9 अपॉन 2। कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करने से हम ये है कि इनका एलसीएम एक ही जैसा, तो कॉमन ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। 3 × 10 × 9 अपॉन 2, ये सब में कॉमन है, ऊपर आ जाएगा 4 × 6 प्लस 2 × 7 × 3। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर ये 2 5 × 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 × 24 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 135, ये आ जाएगा हमारे पास 6 6 डिवाइड बाय 135। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, हो रहा है 3 से हो रहा है 22 अपॉन 45, और फर्दर नहीं हो रहा। दिस विल बी अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली एक रेड एक ब्लैक निकल के आने की। तो यहां पर हमने कंपाउंड इवेंट को प्रॉपर सीखा है। अगर यही आपका क्वेश्चन बायस थ्योरम में आएगा तो क्या आएगा, वो कहेगा कि हमारे हाथ में एक रेड एक ब्लैक बॉल आ चुकी है, अब हमें निकालना है कि वो बैग ए से आई है। अब ये ऐसा कहां चलता है
कि बैग ए से आई है। तो अब ये जो हम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड है, जुआ कॉन्सेप्ट। हमने अंदर कहीं छुपा के अंदर बैग रखे हुए थे दो, एक में 4, एक में 6, एक में 7, एक में 3। एक बंदा अंदर गया, उसको नहीं पता अंधेरे कमरे में कौन सा बैग है कौन सा बैग भी है। उसे एक बैग में हाथ डाला, एक रेड एक ब्लैक बॉल लेके बाहर आ गया। बाहर मैं और मेरा फ्रेंड खड़े हैं, शर्त लग गई, बैग ए से आया 10 रुपए, वो कहता बैग बी से आया 20 रुपए। हम दोनों अंदर गए, हमने बैग के अंदर गिन के रखी थी बॉल्स, जिस बैग में 10 बॉल्स नहीं है, 8 रह गई है, अंडरस्टूड है, वो उसी में से निकाल के लाया। तो हम इसमें इसका मतलब है कि वो जिसका भी होगा वो जीत जाएगा। पर ये भी तो हो सकता है दोनों में 9-9 रह गई हो, तो इसका मतलब उसने घपला करा है जो निकालने गया था, उसने दोनों बैग में से निकाल ली है। लेकिन हमारी शर्त अगर लगी है कि बैग ए से आया या बैग बी से आया, ये शर्त लगी है, तो वो हो जाएगा बायस थ्योरम। करना कुछ नहीं है, आपको यही निकालना है। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी निकल आई, इस टोटल अगर आपको ए लेना है तो ये तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या आएगा, ये ए वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। और अगर आपको बी में से आने की निकालना है कि बी से निकल के गई है बॉल्स, टोटल प्रोबेबिलिटी तो नीचे आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, बी वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। बस बायस थ्योरम में ये डिफरेंस होगा, बाकी सेम क्वेश्चन रहेगा ये भी। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू दिस। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी गिवन है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू 0.3। हम इसको लिख लेते हैं, होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, विच इज इक्वल्स टू 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है। यानी कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो बाद में दिया होता है वो नीचे आता है, यहां ए था तो ए आएगा, बी था तो बी आएगा। अब इसके लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है ऑलरेडी हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.4। क्या नहीं है हमारे पास, इंटरसेक्शन नहीं है। इंटरसेक्शन हमें निकालना है, इंटरसेक्शन कहां से ले लेंगे, यहां से, क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू यहां भी दी हुई है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डोंट गेट कंफ्यूज, कई बार ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए लिखा हुआ है, बात एक ही है, चाहे वो ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.8 इक्वल्स टू 0.3। यहां से आप क्या निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे, विच इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 0.3 इंटू 0.8 विच इज 0। अब इसको उठा के यहां पुट कर दो, 0.3 इंटू 0.8, 0.4 टू जा कैंसिल हो जाएगा, 0.4 0.8 को कैंसिल आउट कर देगा, 2 पे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0.6। 0.6 इज ओवर आंसर, दिस इज ओवर आंसर। आपको फॉर्मूले अगर याद है लिखते चले जाओ, जहां जो पुट करना है पुट कर दो, आंसर निकल आएगा, बशर्ते आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है। और ये मैंने आपको ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो आने ही आना है 1 मार्कर में। अगर आप कोई पेपर उठाओगे, 5 पेपर उठा के देख लो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, कौन सा क्वेश्चन बड़े में आता है। अगर मान लो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका, अगर आपका एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आया, तो बायस थ्योरम लॉन्ग में चला जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉन्ग में चला जाएगा, आएगा दोनों में से एक ही। और अगर आपका टोटल प्रोबेबिलिटी या बायस थ्योरम का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, तो अंडरस्टूड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, तब वो 3 और 4 मार्कर में चला जाएगा। तो ये हमेशा वाइस वर्सा होते रहते हैं। तो बच्चे कहते हैं पिछली बार की तरह नहीं आया पैटर्न, अरे सेम पैटर्न क्यों दे देगा वो आपको। हम सीबीएसई से ये उम्मीद नहीं कर सकते, अगर सीबीएसई ने जितना पिछले सालों में आसान किया है पेपर्स को, कोर्स का कट शॉर्ट कर दिया, 100 से 75% आ गया कोविड के हिसाब, कोविड के टाइम पर, और हर जगह से कम करते करते कि बच्चों पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चों पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, इतना कम सिलेबस हो गया कि जहां हम बड़ी क्लास में जाके पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने बेस में तो कुछ किया ही नहीं ढंग से। और लेकिन मजबूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो आर्ट्स में भी मैथ्स लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स में मैथ्स लेते हैं, कुछ साइंस में मैथ्स लेते हैं। साइंस वालों को मैथ्स ज्यादा शार्प करना होता है, कॉमर्स वालों को मॉडरेट करना होता है, आर्ट्स वालों को जस्ट पासिंग करना होता है, क्योंकि वो अप्लाइड में जाता है उनका। तो इसलिए मैथ्स का लेवल अलग अलग होने की वजह से क्वेश्चन को हम बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं बना सकते और बहुत ज्यादा लो भी नहीं बना सकते।
तो मॉडरेट लेवल रखने के लिए हमें मिक्सिंग करना पड़ता है क्वेश्चंस का। तो सीबीएसई जो है, अगर कोई पूछे ना, बच्चों से पूछेगी सीबीएसई अगर आसान और आसान और आसान और आसान, तो कई बार मैं हंसता हूँ क्लास के अंदर और बच्चों को कहता हूँ तो ऐसा करते हैं, तुम्हें एक तो क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, एक आंसर शीट दे देते हैं, और आपको कह देते हैं मैच द टेबल, कि वो जो 40 क्वेश्चन इधर है और 40 आंसर इधर है, उनको आपस में मैच कर दो बस खाली, तो तुम तब तसल्ली हो जाएगी तुम्हें। तब भी बच्चे कहेंगे ये हार्ड है, तब भी वो कह देंगे बहुत हार्ड है, ये भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो पेपर का लेवल जो है वो वही रहेगा, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन बहुत आसान पेपर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पेपर है तो आसान कैसे हो सकता है, इम्तिहान है, जिंदगी भी मुश्किल लेती है, तो सीबीएसई कैसे छोड़ सकती है? सीबीएसई तो जिंदगी से ज्यादा खतरनाक है। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो कॉइन्स को फेंका है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इफ इट इज नोन एट लीस्ट वन हेड कम्स अप इज 1/3। कम से कम एक हेड आ चुका है और दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो 1/3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम वही एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन हेड कम, एटलीस्ट वन हेड कम, एक हेड आ चुका है, तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वन हेड। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास क्या है, ए, और ये है बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एटलीस्ट वन हेड कम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 3/4 होगी। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, तीन इवेंट्स में हमारा कम से कम एक हेड आ चुका है चार में से। और गेटिंग टू हेड्स, हमें दो हेड्स लाने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी हमारे पास 1/4, और इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें कौन कौन सी इवेंट थी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। इसमें कौन सी इवेंट है, हेड हेड, कॉमन क्या है, हेड हेड, एक इवेंट कॉमन है 1/4, 1/4। आप निकालोगे कैसे, आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला कहां लगाएंगे, फॉर्मूला होता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और ई लिया हुआ है इसने इस तरह से लिखा हुआ, मैं एफ और ई मैं गलती से इसको हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई, इसको ए बाय बी कर लेते हैं, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए बी मींस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यहां डिवीजन होना चाहिए, बाई चांस डिवाइड का साइन नहीं डाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नीचे आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ जाएगा। बस अब यहां पुट कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 3/4, दिस इज 1/3, आंसर आ गया। आया किससे, इसी फॉर्मूले से आया। तो हमारे पास जो इसका रीजन है, क्वेश्चन तो ये था और इसका रीजन ये, दोनों ही ट्रू है, हमने इसी फॉर्मूले का यूज करके ये निकाला है और आंसर वही आया जो यहां दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमारे पास असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी उसका ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ असर्शन और रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। There are different types of yoga which involve the usage of different poses of yoga asanas, meditation and pranayam as shown in the figure given below। ये आपको दिए हुए हैं, वैसे आई थिंक इनका कोई यूज है नहीं, आपको सिर्फ दिए हुए हाथ योगा, विक्रम योगा, विनया योगा, अलग अलग योगास के नाम है और वो उनके आसन बने हुए हैं यहाँ पर। और द वेन डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा ए बी सी। ए बी सी क्या है, ये ए आई थिंक आपके आसनास है और बी आपका मेडिटेशन है और सी आपका आई थिंक प्राणायाम है, आई डोंट नो, यही शायद लिया है इसने, फिर भी देखते हैं। ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा, इसने योगा के नाम ही एबीसी रखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, वो एबीसी कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि अलग अलग, बस आपको याद रखना है ए बी और सी तीन आपको अलग अलग लेने हैं, और उनका वेन डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ए का बना हुआ है, बी का बना हुआ है, सी का बना हुआ है, इनके कुछ कॉमन दिए हुए हैं 0.32, 0.09, y x 0.21। फर्दर it is given that the probability of a member performing type C की probability आपको ये दी हुई है 0.44। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि probability of C हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, x plus 0.21। probability of C जो है वो आपको दिया हुआ है, probability of C is equals to हमारे पास होगी x plus 0.21। probability of C क्या है हमारे पास, probability of C हमें given है 0.44, x प्लस 0.21, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.44
माइनस 0.21 इक्वल्स टू एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, 4 माइनस 2 2, 0.23। एक्स की वैल्यू आ गई 0.23। हमें शायद एक्स की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हो गया। अब निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। एक्स तो हमारे पास आ गया, एबीसी टोटल है, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी? टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी होती है 1, और आई थिंक एबीसी को छोड़कर जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.11 आपको गिवन है। ए बी और सी करने वाले तो इसके अंदर दिए हुए हैं, और सैंपल स्पेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ए बी और सी नहीं करते, कुछ और करते हैं ए बी सी के अलावा, वो कितने दिए हुए हैं आपको? 0.11। लेकिन सैंपल स्पेस में टोटल कितना होना चाहिए आपका? 1 होना चाहिए। अगर आपको यहां सैंपल स्पेस में ना दिया होता कुछ, तो यहां पर 0. यहां पूरा आप 1 लेते हैं इसको, लेकिन इस 1 के लिए आपको 0.11 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इन सब का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इन सब का सम पुट कर देते हैं 1। 0.32 प्लस 0.09 प्लस y प्लस x, x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.23, 0.23 प्लस 0.11, इन सब का सम क्या होगा? 1 होगा। इन सब का सम होना चाहिए 1। अब वैसे सम निकाल लेते हैं पहले, फिर उसको 1 ले लेंगे। इन सब का सम हमारा आ जाएगा 2 प्लस 9 11 प्लस 3 14 प्लस 1 15 का 5 1 कैरियर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 0.75 प्लस y। बट ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। 0.75 प्लस y इक्वल्स टू 1, तो y कितना आ जाएगा हमारा? y आ जाएगा हमारा 0.25। y की वैल्यू आ गई 0.25। y की वैल्यू आ गई 0.25। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ c बाय b। प्रोबेबिलिटी ऑफ c बाय b क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ c इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। c इंटरसेक्शन b क्या हमारा? डायग्राम से देखेंगे, c और b का इंटरसेक्शन है x, और c प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये सारा है 0.09 प्लस y प्लस x। हम x को ऊपर लेंगे, जो b और c का कॉमन है x वो ऊपर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ c इंटरसेक्शन b और प्रोबेबिलिटी ऑफ b यहां वाला नीचे आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ b यानी कि b में क्या क्या दिख रहा है आपको? 0.09 y और x दिख रहा है। इनको ऐड करके नीचे लिख देंगे। इसके बाद का पार्ट अपने आप करेंगे, कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसको कैलकुलेट करेंगे, x और y की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी डज योगा ऑफ टाइप a एंड b बट नॉट c। हमारे पास जो हमने सोसाइटी में से कोई पर्सन सेलेक्ट किया है, वो योगा ए एंड बी तो करता है, लेकिन बट नॉट सी, लेकिन सी नहीं करता है। ए और बी करता है और सी नहीं करता, तो इसका मतलब ए वाला पोर्शन लेंगे, बी वाला पोर्शन लेंगे, लेकिन सी वाला पोर्शन ये नहीं लेंगे, 0.21 नहीं लेंगे। और ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.32 प्लस 0.09 प्लस y प्लस x। बी और सी करता है, नहीं सॉरी, बी ए और बी करता है, सी नहीं करता, तो आप सी के अंदर यानी कि x नहीं लोगे। ए और बी करता है लेकिन सी नहीं करता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करता है और बी भी करता है एंड बी बट नॉट सी, बट नॉट सी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0.32 प्लस 0.09 प्लस y। x नहीं लेंगे क्योंकि x वो है जो सी भी करते हैं, तो वो नहीं लेंगे, तो उसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। टाइम कम है, थोड़ा हमें ज्यादा करना है, एक ही शॉट में करना है, इस वजह से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं इसको, क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ a हिट्स द टारगेट इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगी, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a हिटिंग द टारगेट a ले लेता हूं 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट क्या आ जाएगी? नहीं हिट करता की प्रोबेबिलिटी 2/3। आपको क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, निकाल लो। उसका रीजन ये है कि कहीं यूज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ेगा। बल्कि अगर आपने लिख दिया और आपका क्वेश्चन बाई चांस नहीं सॉल्व हो पाया, तो भी टीचर आपको आधा नंबर दे देगा कि आपने अटेम्प्ट तो ठीक किया था।
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि बी हिट करता है उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 2/5, और हिट नहीं करता है क्या हो जाएगा, बी नॉट 3/5 हो जाएगा आपका, 1 में से माइनस कर दिया। इफ दे बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, दोनों अलग अलग ट्राई करते हैं, तो बताना है कि दैट द टारगेट इज हिट, कि वो टारगेट हिट हो जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट इक्वल्स टू होगा ए हिट करे बी ना करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करे बी ना करे, या और प्लस ए करे बी ना करे, ए ना करे पर बी कर ले, या और प्लस ए भी कर दे बी भी कर दे, एंड है इसलिए बीच में कुछ नहीं लगाया, ए हिट करे एंड बी ना करे, या ए ना हिट करे एंड बी करे, या ए हिट करे बी भी हिट करे, लंबा हो जाएगा। बेटर है 1 माइनस दोनों ही हिट ना करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एंड बी नॉट, दोनों ही हिट ना करे, दोनों ने हिट नहीं किया, 4 ही हो सकते हैं ना, ए हिट करे बी ना करे, या ए हिट ना करे बी कर दे, या दोनों ही हिट ना करे, या दोनों ही हिट कर दे। 4 इवेंट्स है, 4 में से 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, तो उसका तरीका क्या है, हिट करने का क्या है, हम ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करते हो, ना हिट कैसे निकालेंगे, ए भी ना करे बी भी ना करे, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस हो गया यूज 2/3 इंटू 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा मेरा, 2/5, 5 माइनस 2 3/5 इज द आंसर। इससे भी कैलकुलेट करोगे तो भी यही आएगा, अगर आप इससे पुट करके चेक करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब एक चीज और मैं यहाँ पर स्पेशली बोलूंगा, जो मैं अपनी इस रॉकेट रिवीजन क्लास में बोल रहा हूँ, मुझे एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट चाहिए, एक बहुत जबरदस्त आपकी तरफ से मेरे को एक कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए कि आप जब मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप अपने साथ रजिस्टर और पेन रख के काम करो। दूसरा मुझे आपके तरफ से एक और सपोर्ट जो चाहिए, जो कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, वो ये है कि आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन करके जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी इंक्लूड नहीं किए, वो हम रिवीजन के टाइम पर इंक्लूड करेंगे, जब हम फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे, कंबाइंड रिवीजन। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करने हैं आपको, एक्सरसाइज के भी और आपके एग्जाम्पल्स भी। उसी एग्जाम्पल्स में एक क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस साल आया था बच्चे बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन वो एग्जाम्पल बहुत बार आ जाता है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगी। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये आपका एग्जाम्पल है, ये जरूर करना है आपको, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, प्रूव ए नॉट एंड बी नॉट आर इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी। इसी में एक पार्ट और है, ए एंड बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगी। इसी में एक और पार्ट है, ए नॉट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगी। यानी अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी का नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, बी और ए का नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, दोनों के नॉट भी इंडिपेंडेंट होंगे। इनमें से कोई भी प्रूविंग आपका आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से कर लेंगे, एनसीईआरटी का सॉर्ट एग्जांपल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन करो। 60% पेपर, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है 35 इयर्स का, कि पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि 60% पेपर आपका रिपीटेड फ्रॉम एनसीईआरटी ही होता है। प्लस दूसरा सपोर्ट है आपका जो मेरे को करोगे, अरे नहीं भैया लाइक सब्सक्राइब को नहीं बोल रहा हूँ, वो तो करोगे ही आप, अंडरस्टूड है। अगर मेरा काम अच्छा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे ही करोगे। और दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि आप अपने स्कूल के जितने भी पेपर्स हैं, आपके टीचर्स ने जो आपके पेपर्स लिए हैं, असाइनमेंट्स, हो सके तो असाइनमेंट्स पूरे करो, लेकिन अगर आप असाइनमेंट्स नहीं कर पा रहे हो तो भी आपके जितने भी यूटीज हुए, आपके जितने भी टर्मिनल्स हुए, आपके जितने भी प्री बोर्ड हुए, वो सभी पेपर्स थॉरोली ईच एंड एवरी क्वेश्चन करो। अगर आपको नहीं आता कोई क्वेश्चन, इंटरनेट पे ढूंढो, हमें आप भेज दो, हम उसका आपको व्हाट्सएप करेंगे आंसर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा हमारा, और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो आप हमें, या आप ये भी कर सकते हो कि आप उस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करके देखो, नहीं हो रहा तो नेट पे डाल के आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो।
तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन अपने स्कूल के टीचर के पेपर्स को जरूर करो। मैं आपको इस बात का जरूर चैलेंज कर सकता हूं, क्योंकि हमसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं। आपके स्कूल के टीचर आपके पहले गुरु हैं, और वो आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक लेके आए हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे आपके लिए। हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो आपके साथ ये जो 15-20 घंटे में आपको सिलेबस करा रहे हैं वो है, लेकिन आपको फर्स्ट से ही पहले, बल्कि केजी वगैरह से आपको वही पढ़ा रहे हैं। वो आपके पहले गुरु हैं, और वही आपके सच्चे गुरु भी हैं, क्योंकि वो सचमुच चाहते हैं कि आप उनसे आगे बढ़े। वो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, असाइनमेंट्स बनाते हैं, कॉपियां चेक करते हैं, प्रैक्टिकल्स लेते हैं, पेपर्स बनाते हैं, पेपर्स चेक करते हैं, बार बार आपके पेरेंट्स को बुला के पीटीएम्स करते हैं, आपको समझाते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप उनके बनाए हुए पेपर्स को जरूर करें, क्योंकि उन्होंने भी अपने सालों का एक्सपीरियंस निचोड़ के उन पेपर्स में डाला हुआ था, और आप देखोगे आपका फाइनल पेपर उन्हीं पेपर्स से बन करके आएगा। दिस इज माई गारंटी, माई दावा, माई वादा टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of two bags, bag A contain 2 white and 3 red balls. A में हमारे पास है बैग A, बैग A, बैग B। बैग A में आपके दो व्हाइट बॉल्स हैं और रेड बॉल्स हैं 3। W एंड R समराइज जरूर करो, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्टेड है कि आप समराइज जरूर करो। आपका समराइज आपको 1 नंबर दिलवा देता है। एंड बैग बी कंटेन्स 4 white 5 red, 4 white 5 red balls. One ball is drawn at random from one of the bags, is found to be red. अब हमने एक बैग सेलेक्ट करके उसमें से एक बॉल निकाल लिया, वो रेड है, यानी पोस्ट फैक्टर को सर्टेन कर दिया है हमने। पोस्ट फैक्टर, बॉल, पहले बैग सेलेक्ट हुआ, फिर बॉल आई, बॉल हमने सर्टेन कर दी। हमें अंडरस्टूड है बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, फ्रॉम बैग बी निकली है। तो ये आपका कौन सा है, बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, फिर बता रहा हूं कि क्या होगा। पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहले क्या करोगे आप, बैग ए से आई है, बैग ए एंड रेड बॉल, या बैग बी एंड रेड बॉल, और ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी एंड रेड बॉल, ये ऊपर आएगा, क्योंकि बैग बी से निकालना ना। तो हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारी निकल आएगी। अभी फॉर्मूला लिख के भी समझाऊंगा इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले नीचे वाला पहले लिख लेंगे, बैग ए आने की प्रोबेबिलिटी, वहां सिर्फ 2 ही बैग है, और हमें कोई ये नहीं दे रखा कि बैग ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग बी की प्रोबेबिलिटी क्या है। अंडरस्टूड है, हाफ हाफ होगी। तो बैग ए के आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है उसमें 3, ए की निकालनी है, तो 3/5। आप 3C1 5C1 भी कर सकते हो। सेकंड बैग 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है 5, टोटल है 9, 5/9। ऊपर क्या रखेंगे, 1/2 इंटू 5/9। 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रह जाएगा हमारे पास 5/9 अपॉन 3/5 प्लस 5/9। इसे आप कैलकुलेट कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। लिखने का तरीका, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी को हम मान लेते हैं आर। R is red ball and B is bag. B is bag, ठीक है। तो हम जो नीचे लिखेंगे, नीचे बैग A है, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड R प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड रेड बॉल, और ऊपर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 एंड रेड बॉल। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 जबकि रेड बॉल आ चुकी है, इक्वल्स टू,
मेरे लगता है ऐसे मेरे दिल की बात सुन ली। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। बैग 1 आया एंड रेड बॉल आई है, बैग 2 आया एंड रेड बॉल आई है, बैग 2 एंड रेड बॉल ऊपर, और इधर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 जबकि रेड बॉल आ चुकी है, B2 बाय रेड बॉल। आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर को लिखना जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे टीचर आधा नंबर काट लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। ये क्वेश्चन बहुत मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां थोड़ा कम, हमने अधूरा वाला क्वेश्चन उठा लिया बाई चांस। इसका क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा भी है, उसमें कॉपी करना भी है, उसके अंदर कॉपी करना भी है। मैं इस क्वेश्चन की जगह पर वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको जहां वो कॉपी भी कर रहा है। मैं इसका वो वाला पार्ट भी कराऊंगा जहां वो कॉपी भी कर रहा है। प्रोबेबिलिटी, let 3/5 be the probability of he knows the answer and 2/5 is the probability of he guesses। चलो मैं अभी यही कराता हूँ, फिर मैं वही बता दूंगा उसमें क्या है। यहाँ पर अगर वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/5 और वो गैस करता है, खाली तुक्का मारता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। तो K is no, G is guess। इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ नो जो है, इनकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है नो की 3/5, समराइज कर रहे हैं 2/5, गैस करने की है 2/5। Assuming that a student who guesses at the answer will be correct। अब इसके बाद ये तो मेथड चूज है, मेथड क्या लेगा वो, मेथड सेलेक्टेड, मेथड सेलेक्टेड कौन से मेथड से उसने किया, या तो वो जानता है या फिर उसने गैस किया। और करेक्ट, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है अगर उसने गैस किया है एट द आंसर विल बी करेक्ट 1/3, गैस पे 1/3 है। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब आपको यहां पर एक चीज मिसिंग है कि ही नोज द आंसर, यहां का आपको नहीं दिया हुआ। स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/3, गैस पे उसका करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, लेकिन वो जानता है और करेक्ट है, ये नहीं दिया हुआ पे। यही इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जैसे कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो नीचे आपको 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और तुक्का मारना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका आंसर नहीं जानते हो, आपको चारों आंसर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभिषेक बच्चन के पिता का नाम क्या है, तो आप फट बोल दोगे अमिताभ बच्चन, नीचे आपने आंसर भी नहीं पढ़े। तो अभिषेक बच्चन के पिता का नाम अमिताभ बच्चन है, ये बात हमें पता है, 100% पता है। 100% मींस इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1, ही नोज द आंसर की प्रोबेबिलिटी होगी 1। अब जब कॉपी वाला क्वेश्चन था तो उसमें कॉपी की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई थी, इसमें मैं जस्ट अभी बता रहा हूं, सिर्फ खाली ये अलग से मैं बता रहा हूं आपको। जब इसमें कॉपी वाला पोर्शन भी था तो कॉपी वाले पार्ट की आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई थी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी। जैसे ये 2/5, ये भी 2/5, लेकिन इसकी नहीं दी हुई थी, तो इसकी आपको निकालनी थी। वो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों को ऐड करके। 3 मेथड ही है ना उसके पास, या तो वो जानता है या गैस करता है या कॉपी करता है, तो इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा C, कॉपी करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप इन दोनों को 1 में से माइनस करोगे। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था सीबीएसई का बहुत टाइम से, फिर ये बहुत टफ हो जाता था, इसलिए कॉपी वाला पोर्शन हटा दिया इन्होंने। और फिर इनकी प्रोबेबिलिटी गिवन थी कॉपी करने की, और गैस की भी नहीं दी हुई थी आपको, गैस की भी प्रोबेबिलिटी नहीं थी, आपको दिया हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 चॉइसेस, तो ये भी मिसिंग था उसमें। तो अगर गैस करके वो तुक्का मार के करेगा तो क्या होगा, 4 में से एक ही ठीक हो सकता है ना, तो 1/4।
नोज का भी नहीं दिया हुआ था, नोज का वो जानता ही है 100%, तो 1। कॉपी का दिया हुआ था बस सिर्फ खाली, वो ये दिया हुआ था लेकिन ये नहीं दिया हुआ था। ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे के और जी को, और 1 में से माइनस करेंगे तो कॉपी करने का मेथड आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो इन दोनों की ऑलरेडी 1 दी हुई है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम वो वाला करें। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको पता हो कि वो क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन की टाइप बता दी मैंने आपको। अब आप क्या करोगे, इसमें वही करना है आपको, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकालो। पहले आंसर जानता है और उसका करेक्ट हो गया, या उसने गैस किया तुक्का मारा और ठीक हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए कि उसका आंसर ठीक हो गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट, गिवन क्या है कि उसने आंसर करेक्टली कर दिया है और वो नो आप जानता भी है, यानी हमें ये क्या रखना है, ऊपर रखना है 3/5 इंटू 1। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है करेक्ट होने की जबकि वो आंसर को जानता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर, जबकि वो आंसर को जानता था। फॉर्मूला आप अपने आप बना करके लिखेंगे, आपके लिए छोड़ दो। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an insurance company insured 3000 cyclists, 6000 scooter drivers and 9000 car drivers। तो हम साइकिलिस्ट के लिए C, स्कूटर्स के लिए S और कार ड्राइवर्स के लिए CD ले लेते हैं। कार ड्राइवर्स हमारे पास ये है 3000, 6000, 9000। यहां लिख लेते हैं नंबर इन थाउजेंड्स, नंबर इन थाउजेंड्स, इसको इस तरह से लिखते हैं डैश लगा के 000, यानी ये 3000, 6000, 9000। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए साइक्लिस्ट, अ स्कूटर ड्राइवर एंड ए कार, इनके एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है इनकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट साइक्लिस्ट की है 0.3, स्कूटरिस्ट की है 0.05, 0.02। ये वैसे एक तरह का एक्चुअल डेटा ही है, क्योंकि साइकिलिस्ट जो है वो ज्यादा हमारे हिंदुस्तान में भी और ज्यादा जगहों में जहां साइकिल चलाई जाती है, प्रिकॉशंस नहीं रखी जाती है, वहां पर अगर आप देखोगे तो साइकिलिस्ट जो है उससे भी ज्यादा पैदल चलने वाले जो एक्सीडेंट्स हमारे जाते हैं, क्योंकि रोड सेफ्टी लोग मेजर्स जो ढंग से नहीं करते हैं, ओवर स्पीडिंग ज्यादा रहती है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब भी कभी आप कोई भी व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं, उसे आप थोड़ा आराम से ड्राइव करें, सड़क पे सभी यातायात के नियमों का पालन करें। और अगर आप पैदल चल रहे हैं या साइकिलिस्ट है तो बी केयरफुल। अगर आपको जरा सा भी लगता है, जरा सी भी वाइब्स आती है, कोई चीज फास्ट आ रही है या वो फॉलो नहीं कर रहा, तो साइड में हट जाए, इट विल बी सेफर। किसी को बाद में कहने से बेटर है कि आप अपने आपको सेफर करें। ये आपको दी हुई है रिस्पेक्टिवली वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ साइक्लिस्ट, वो साइक्लिस्ट ही है। तो वही पहले तीनों की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, साइक्लिस्ट है और एक्सीडेंट हो गया, प्लस स्कूटरिस्ट है और एक्सीडेंट हो गया, प्लस कार ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो गया। ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। एक्सीडेंट तो हो चुका है, अब प्री फैक्टर की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो साइक्लिस्ट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 इंटू 0.3 ऊपर आ जाएगा। मैंने शॉर्ट में किया है, टाइम थोड़ा सेव करना है, 1 शॉट है इसलिए, तो 3 इंटू 0.3 ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट जबकि वो साइक्लिस्ट है, जबकि वो साइक्लिस्ट है, ये निकल आएगा। और इसमें हमारे पास 1000 इसके बाहर भी होगा और 1000 इन सब के बाहर भी होगा, 1000 इन सब के बाहर भी होगा, 3000, 6000, 9000, 3000, 1000 कॉमन होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने इसीलिए कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए पहले ही 1000 कर दिया था उसको, लेकिन फाइनल आंसर में 1000 कट हो जाएगा। बाकी अब इसके बाद कैलकुलेट अपने आप करेंगे, कैलकुलेशन इज योर वर्क नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 balls are drawn at random from a bag containing 2 red balls, 3 blue balls। हमारे पास बैग में 2 रेड है और 3 ब्लू बॉल्स है, विदाउट रिप्लेसमेंट कॉम्बिनेशन। लेट द वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ये मैंने शुरू में वैसे क्वेश्चन करा दिया आपको,
फिर भी दोबारा कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अब आपके पास आपने दो ही बॉल्स निकाली है, तो क्या हो सकता है एक्स, या तो कोई भी बॉल रेड नहीं आएगी, या एक आएगी, या दो आएंगी। एक्स क्या है? रेड बॉल। जब आप दो बॉल्स निकाल रहे हो, या तो एक भी रेड नहीं है उसमें, जीरो, या एक बॉल रेड है, या दो बॉल रेड है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये क्या है हमारा एक्स आई, ये हमारा पी आई। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बताना है। एक भी रेड नहीं है उसमें। आपने कितनी निकाली है? दो और तीन, पांच में से दो निकाली है, तो इसका आ जाएगा आपका, आपने पांच में से कोई दो निकाली है, और वो क्या होनी चाहिए? रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, एक भी नहीं होनी चाहिए, यानी तीनों की तीनों ब्लू बॉल्स है। वो क्या होगा? 3C2 होगा ऊपर। एक रेड बॉल, एक रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, आपने पांच में से दो निकाली है, एक रेड बॉल है, यानी 2C1, और एक ब्लू बॉल है 3C1। टू आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की दोनों रेड बॉल्स है। आपने पांच में से कोई दो चूज की है, या निकाली है, सिलेक्ट की है, और दोनों की दोनों रेड है, यानी कि 2C2। बस अब इनको कैलकुलेट करके यहां लिख देंगे आप। ये आपका PX आ जाएगा, PI आ जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, PI को XI से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो आपकी एंट्रीज आएंगी, PI XI की एंट्रीज आ जाएंगी, और इन सबको ऐड करेंगे, वन आएगा जो कि हमारा मीन होता है। वो हमारा मीन हो जाता है सिग्मा PI XI। और फिर PI को XI स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एंट्रीज करेंगे। वैसे तो यहां नहीं मांगा उसने, और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा, हमें सिर्फ यहीं तक ही करना था, हमें सिर्फ यही करना है। मैं अपने अपने उसके लिए बता, इसका समेशन निकालेंगे, सिग्मा PI XI निकालेंगे, आप क्या होगा? सिग्मा PI तो वन ही होगा, सिग्मा PI जो है वो वन होगा हमेशा। इन सबका समेशन वन होगा। क्वेश्चन को चेक करने का भी तरीका है कि इन सबको ऐड कर लेना वैल्यूज को, अगर ये वन नहीं आ रहे तो इसका कुछ गड़बड़ है। और यहां आपका आएगा सिग्मा PI XI स्क्वायर, ये भी निकल आएगा आपके पास कि क्या है। अगर आपको मीन चाहिए, मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा PI XI होगा। फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूं दोबारा से इसलिए। और सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस का फॉर्मूला होगा आपका सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा PI XI का होल स्क्वायर। यानी आप इसमें से ये जो वैल्यू आएगी, इसमें से इस वैल्यू का स्क्वायर माइनस कर दोगे, तो आपका ये आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इसका अंडर रूट कर दोगे। SD निकालना है अगर आपको, तो आप इसका अंडर रूट कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। पहले मैंने आपको बताया था टोटल समेशन ऑफ p क्या होना चाहिए। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि समेशन ऑफ p क्या होना चाहिए? 1। तो टोटल सम जो होगा प्रोबेबिलिटीज का हो जाएगा 1। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 1। तो हम इन सब का सम 1 ले लेंगे। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, पूरा लिख के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें जल्दी करना है, एक शॉर्ट में ज्यादा करना है। बाई चांस फिर भी किसी को समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, हम इसको पूरा डिटेलिंग भी कर देंगे। k/2 प्लस k/3 प्लस k/6, दैट इज 3k प्लस 2k प्लस k/6 इक्वल्स टू 1। सो 6k इक्वल्स टू 1, और 6k इक्वल्स टू 6 और k इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू 1 आ गई, हो गया। अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो ये आ जाएगा 1/2, 1/3, 1/6। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी 1 और 3 के बीच में। 1 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, क्योंकि 3 के इक्वल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 यानी कि 1/2 प्लस 1/3 कैलकुलेट हम अपने आप करेंगे। कर देता हूं, 3 to the 6, 3 plus 2 5/6 आ जाएगा ये पास। मीन ऑफ x निकालना है, तो आप क्या करेंगे? x और p को मल्टीप्लाई कर लेंगे। PI XI 1 into 1/2, 2 into 1/3, 3 into 1/6, 3 into 1/6. This is also 1/2.
हमने p और x की वैल्यूज को 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया, 1/2, इन सबको ऐड कर दो तो द मीन या ई जो हमारा आ जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 2/3, 3 प्लस 2 5/3. This will be the answer. This will be expected value. ठीक है. Next question. Next question is X denotes the number of colleges where you will apply after your results, and PX equals to X denotes your probability of getting admission in X. इस तरह के क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं मेरे हिसाब से. तो इट इज गिवन दैट आपको PX दे रखा है KX अगर X 0 और 1 है, 2KX अगर X 2 है, अगर X 3 या 4 है तो K 5 - X, और अगर X greater than 4 है तो 0. यानी आप 4 से ज्यादा कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं करेंगे. यानी आप 0 कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 कॉलेज के लिए कर सकते हैं, 2 के लिए कर सकते हैं, 3 या 4 के लिए कर सकते हैं, टोटल 4 के लिए कर सकते हैं. वेयर K इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ K. तो पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं. हम ले लेते हैं X और प्रोबेबिलिटी ऑफ X ले लेते हैं. अब मैं X को पहले यहां क्या पुट करूंगा, पहले हमारे पास है KX, किसके लिए, 0 और 1 के लिए. मैं X ले रहा हूं 0 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 लेंगे, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि 5 6 7 सबके लिए 0 आना है. अगर हम लेंगे भी 5 6, इन सबके आगे यहाँ 0 0 आती रहेंगी इनकी प्रोबेबिलिटीज, तो लेने की जरूरत ही नहीं है. 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है KX, यानी K इंटू 0, तो 0 आ जाएगा. फिर हमें X को लेना है 1, 1 के लिए यहां 1 पुट करूंगा तो K इंटू 1 क्या आ जाएगा K. फिर 2 पुट करना है, अब 2 के लिए 2 यहां पुट करेंगे, 2K इंटू 2, 2K इंटू 2, 2 2 जा 4K. फिर 3 के लिए, अब 3 के लिए 3 यहां पुट करेंगे तो K 5 - 3, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, 2K 2K 2K. अब 4 के लिए भी यही यूज करना पड़ेगा, बस X या 4 पुट करना है. 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, 1K, यानी सिर्फ K हो जाएगा. बाकी सब तो 0 0 0 0 आने हैं. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. अब K की वैल्यू निकालनी है. K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी शुड इक्वल टू बी 1. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, यानी कि K प्लस 4K प्लस 2K प्लस K प्लस 0 0 0 सब 1 होना चाहिए. ये 1 होना चाहिए. कैसे निकालेंगे, 4K प्लस 2K 6K 7K 8K, तो 8K इक्वल्स टू 1, तो K इक्वल्स टू 1/8. K की वैल्यू हमारी आ गई 1/8. वैल्यू ऑफ K इज 1/8. आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन कॉलेज, आप एक ही कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, एक ही कॉलेज का क्या है K कितना है आपका 1/8, तो एग्जैक्टली वन कॉलेज के लिए आपका आ गया 1/8. ऑलमोस्ट 2 कॉलेज, ऑलमोस्ट 2 यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 कॉलेज. तो ज्यादा से ज्यादा 2 का क्या मतलब होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है आपकी K और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है 4K. K प्लस 4K दैट इज 5K, दैट इज 5 इंटू 1/8, 5/8. 5/8. एटलीस्ट 2 कॉलेजेस, कम से कम 2 कॉलेजेस. कम से कम 2 का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 एंड सो ऑन. लेकिन ये सब तो 0 है, छोड़ दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 के कितने हैं 4K, 3 के कितने हैं 3K है 2K, और 4 कॉलेजेस का सिलेक्शन के लिए आपका है K, बाकी तो सब 0 है. तो टोटल कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 7K. ये हो जाएगा आपका, मैं इधर लिख रहा हूं 7K, और K की वैल्यू क्या है 1/8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 7/8.
7/8 इसका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन लेकिन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूबिया, तक्ष, शांति एंड लिली एंटर्ड अ स्पिनिंग जोन। ये एक स्पिनिंग जोन में एंटर करते हैं और ये एक स्पिनिंग जोन में एंटर करके एंटर्ड अ स्पिनिंग जोन। स्पिन मींस जहां पर ऐसे वो लगे होते हैं ना, घूमने वाले लगे होते हैं, उस पर निशाना मारते हैं ये लोग। फॉर ए फन गेम बट देयर इज अ ट्विस्ट, दे डोंट नो विच स्पिनर विल अपीयर ऑन देयर स्क्रीन। आपको ये नहीं मालूम कि स्क्रीन पे कौन सा आएगा, ए आएगा कि बी आएगा। जब वो मारना है उन्होंने सामने बोर्ड के ऊपर टक, तो वहां पर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। विच स्पिनर विल अपीयर ऑन देयर स्क्रीन्स until it is their turn to play। जब तक उनका खेलने का नंबर नहीं आएगा, जब तक प्लेयर सामने ना आ जाए तब तक नहीं हो सकता। प्लेयर जैसे सामने आएगा तो ए आ जाएगा या बी आ जाएगा। दे मे एनकाउंटर वन ऑफ द फॉलोइंग स्पिनर्स। उनके पास या तो ए आएगा या बी आएगा, दोनों में से कोई भी एक एट ए टाइम उनके सामने आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ो, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, नहीं तो बच्चे घबरा जाते हैं, ओहो बड़ा मुश्किल आ गया था, केस स्टडी हुआ ही नहीं मेरे से। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, कूल होकर के पढ़ो, बल्कि ज्यादातर केस स्टडी के क्वेश्चंस इजी होते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स विल लीड टू एक्साइटिंग प्राइजेस। अलग अलग नंबर के कॉम्बिनेशन आपको एक्साइटिंग प्राइजेस देंगे। बिलो आर सम ऑफ द रिवार्ड्स दे कैन विन। गेट द नंबर 5। अगर 5 आएगा फ्रॉम स्पिनर ए में से अगर आपका 5 आए, एंड 8 फ्रॉम द स्पिनर बी, और बी में से अगर 8 आ जाए आपका, यू विल विन अ म्यूजिक प्लेयर। 5 आपका ए से आना चाहिए और 8 आपका बी से आना चाहिए, तो आपको मिलेगा म्यूजिक प्लेयर। और आपको फोटो फ्रेम मिलेगा अगर स्पिनर ए लैंड्स ऑन ए वैल्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, यानी कि ए के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो बी से ज्यादा होगी, तो आपको मिलेगा फोटो फ्रेम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन। तक्ष स्पन बोथ द स्पिनर्स ए एंड बी इन वन ऑफ हिज टर्न। उसने अपनी टर्न में दोनों को घुमा दिया है, दोनों को किया है। What is the probability that Taksh wins a music player in that turn? उसको म्यूजिक प्लेयर मिल ही जाए। म्यूजिक प्लेयर मिलने का क्या चांस है? उसका 5 आ जाए ए पर। ए पर 5 आने के चांसेस क्या है? 1, 5 और 2। ध्यान से देखो, 1 आने का चांस क्या है? 25%। अगर हम यहां से देखें तो 1 आने का जो चांस है वो 25% है, और 5 आने का चांस भी 25% है, और 2 आने का चांस 50% है। 2 आने का चांस जो है वो 50% है। तो या तो वो ए के ऊपर 5 को हिट कर ले, 5 को हिट करेगा तो क्या होगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, इस 5 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, और इस 2 की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, 50%। तो 5 आना चाहिए उसका। 5 आने का मतलब यह है कि वो इस पे हिट करे, ए पर हिट करे, इसका 5 आ जाए या यहां 5 आ जाए, यहां सब इक्वल है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 कहीं भी आ सकता है। तो इस पे किसी के भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, यानी कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/8 है, और उसको वो मिलेगा। इसमें एंड है, दोनों पे आना चाहिए, तो इस पे भी 5 आना चाहिए उसका, और इस पे 8 आना चाहिए, दोनों एक साथ आने चाहिए। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8, और दोनों पे होना चाहिए। एंड है यहां पर, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ए पर उसका स्पिनर ए पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, हमने किया कितनी है? 1/4, और बी पे 8 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। दिस इज 1/32, 1/32। तो उसका आंसर आएगा, उसको अगर म्यूजिक प्लेयर विन करना है तो उसको लेना पड़ेगा, इस पे 1/4, इस पे 1/8, 1/32 आ गया। शो योर स्टेप्स, इसमें स्टेप्स भी लिखने हैं आपको। कई बार बच्चे डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसीलिए आपको यहां लिखा आता है कि शो योर आंसर। आंसर भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है। लिली स्पन स्पिनर बी इन वन ऑफ हर टर्न्स। What is the probability that the number she got is even, given that it is a multiple of 3? आपको ये गिवन है कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और वो नंबर क्या होना चाहिए? नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर शी गॉट इज इवन नंबर। वो इवन नंबर है। ये आपका क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपको गिवन दैट हुआ है। तो ये आपका ए है,
ये आपका बी है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो मल्टीपल ऑफ 3 है, ये जो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसको हमने मान लिया बी। मल्टीपल ऑफ 3 को मैंने बी मान लिया और इवन नंबर को ए मान लिया, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। इवन नंबर आना चाहिए जबकि मल्टीपल ऑफ 3 आ चुका है। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अब ध्यान से अगर हम देखें तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या होगी, इसमें 8 नंबर है, 8 में से 4 इवन है और 4 ऑड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अगर मुझे सिर्फ इवन नंबर की निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो जाएगी मेरे पास 1/2, क्योंकि आधे इवन नंबर है और आधे ऑड नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर होगी 1/2। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं हमारे पास, 3 6 2 ही है, 2/6, 2/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास 2/6। और ए और बी के कॉमन, ए क्या है, इवन नंबर, मैं यहां लिख देता हूं, ए है हमारा इवन नंबर 2 4 6 8, और बी क्या है हमारा, बी है हमारा मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 और 6। कॉमन कितने हैं, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है 1, आउट ऑफ कितने नंबर, 8 नंबर, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन है 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/6, मल्टीपल 2/8, सॉरी 2/8, 2/8, 2/8, दिस इज 2/8, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/2, इसके आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो स्टेप्स वही आपको लिख के दिखाने पड़ेंगे, ए क्या है, बी क्या है, उनकी सैंपल स्पेस, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो हमें चाहिए ही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, वैसे तो छोड़ भी सकते हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी 3 6 तो 2/8, और फिर उनको हमने यहाँ पुट कर देंगे और कॉमन हो जाएगी 1/8, इन दोनों की कॉमन है 6 नंबर, दैट इज 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज Shantari steps up to the screen, the game administrator reveals that for her turn the probability of seeing spinner A on the screen is 65%. A के आने की probability है 65%। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि अलग अलग है, एक के केस में दोनों एक साथ थे, प्रोबेबिलिटी बराबर थी, हमने नहीं ली, उसका कोई पंगा नहीं पड़ा। दूसरे के केस में हमारा, अच्छा रूबिया रह गया बीच में, दूसरे वाले के केस के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ उसको सिर्फ स्पिनर बी चलाने दिया गया था, और रूबिया, ये रूबिया वाला रह गया बीच में, पहले मैं ये वाला कर रहा हूं, फिर मैं रूबिया वाला करवा दूंगा। एज द शांतरी स्टेप्स अप, तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी है 65% और बी स्पिनर के आने की प्रोबेबिलिटी है 35%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शांतरी गेट्स अ नंबर 2, उसको नंबर 2 मिले, तो नंबर 2 कैसे मिल सकता है उसको, ए आ जाए और उस पे नंबर 2 आए, स्पिनर ए आए उसके पास, उसके पास स्पिनर ए आ जाए, स्पिनर ए एंड नंबर आए उस पे 2, और स्पिनर जब वो स्क्रीन को देखे तो स्पिनर बी आए एंड नंबर 2 आए। स्पिनर ए आने की प्रोबेबिलिटी यहां दी हुई है आपको, स्पिनर ए आने की प्रोबेबिलिटी है उसके 65%, 65%, एंड नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, स्पिनर ए पे नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी, स्पिनर ए पे नंबर 2 जो है वो आपका 2/4 है, 50%, 2/4, और यानी प्लस स्पिनर बी आए, स्पिनर बी की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, स्पिनर बी की प्रोबेबिलिटी है 35%, ना भी दियो तो 65 को माइनस कर लेंगे 35%, और उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी,
उस पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई है कितनी होगी, 1/8, 1/8। तो स्पिनर बी की प्रोबेबिलिटी 35% एंड 1/8। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो कैलकुलेट कर लेना इसको आप, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ये कैलकुलेशन। और रूबिया वाला क्वेश्चन, रूबिया वाला पार्ट रह गया हमारा बीच में। रूबिया स्पंस बोथ द स्पिनर, वो दोनों को स्पिन करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विंस अ फोटो फ्रेम, कि उसको फोटो फ्रेम मिल ही जाए। ये फोटो फ्रेम मिलने वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि फोटो फ्रेम के लिए कंडीशन है यू विन अ फोटो फ्रेम इफ स्पिनर ए लैंड्स ऑन वैल्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पिनर बी। स्पिनर ए पे जो वैल्यू आएगी वो स्पिनर बी से बड़ी होनी चाहिए। तो ए पर अगर 1 आता है तो वो तो किसी भी नंबर से बड़ा नहीं है, ये तो है ही नहीं हमारा सैंपल स्पेस। हमारा सैंपल, पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 1 हो सकता है। सैंपल स्पेस हमारे पास होगा, इसका रूबिया का सैंपल स्पेस हमारे पास रहेगा। रूबिया के लिए जो बनेगा, इसका सैंपल स्पेस स्पिनर ए और स्पिनर बी पर, वैसे तो सैंपल स्पेस में आएगा 1 1 1 2 एंड सो ऑन, फिर 2 1 2 2 एंड सो ऑन अप टू 8 3 1, नहीं 3 तो है ही नहीं, 5 5 1 5 2 एंड सो ऑन। कितनी इवेंट्स हो जाएंगी, 8 8 और 8, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 के साथ 1 आए, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 8, 8 इवेंट, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, टोटल 24 इवेंट्स होंगी, 24 इवेंट्स होंगी। इनमें से फेवरेबल क्या है उसकी, फेवरेबल होगी, फेवरेबल इवेंट होगी 1, तो किसी के साथ बड़ा है ही नहीं। 2 जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है, एक तो 2 1 होगी, और एक होगी 5 1 5 2 5 1 5 2 5 2 5 1 5 2 5 3 5 4। बस सिर्फ यही इवेंट्स होंगी। जब 1 किससे बड़ा नहीं है तो वो तो आएगा ही नहीं, 2 1 से बड़ा है तो एक ही इवेंट हो सकती है, 5 1 से बड़ा हो सकता है, 2 से बड़ा हो सकता है, 3 से बड़ा हो सकता है, 4 से बड़ा हो सकता है, 5 5 नहीं आया, कोई ग्रेटर देन चाहिए। तो टोटल इवेंट्स फेवरेबल कितनी है, 1 2 3 4 5 इवेंट्स फेवरेबल है, 5 फेवरेबल है और टोटल 24 है। ऐसा होने के चांस कितने हो जाएंगे, 5/24, 5/24। दिस विल बी ओवर आंसर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, ध्यान से करना, क्वेश्चन लंबा है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन आराम आराम से कूल होके करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। है ही नहीं, थैंक यू वेरी मच आ गया सीधे ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। हम आपको यही कह सकते हैं, थैंक यू सो मच, आपने हमारा इतना देखा, इस वीडियो को देखा है। कोशिश हमारी यही है कि हम विद इन 2 to 3 डेज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा सके, ताकि हम फाइनल के लिए हम जो अपनी लॉन्ग क्लासेस ले, जिसके अंदर कि हम पूरा पूरा पेपर आपको रिवाइज करवाएंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपको करवाएंगे, उसको आप जरूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है वो हमें ये कहता है कि जितनी भी हमने अपनी लाइव क्लासेस लास्ट में ली थी, उनमें से आए हुए क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्वेश्चन पेपर में हमें दिखाई दिए। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि एंड टाइम पर जो बच्चे हमसे प्रॉब्लम्स पूछ रहे होते हैं, हम उन्हीं को आपको यहां पर करवाएंगे। और वो प्रॉब्लम जो एंड टाइम पर पूछी जाती है, यूजली वो लकी हो जाती है, यूजली वही प्रॉब्लम्स जो है वो आपको पेपर में दिखाई देती है, या पेपर में उसी के जैसी प्रॉब्लम्स जरूर दिखाई देती है। तो इसलिए लास्ट वाले रिवीजन में आप जरूर हमारे साथ रहिएगा। बाकी जितनी भी अब आगे वीडियोस हैं उनके लिए साथ में कोऑपरेट कीजिए, और हमारा रॉकेट रिवीजन आपके साथ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।